रवि पुजारी ने एक संजय निरुपम जो कांग्रेस के लीडर हैं उनके घर पे लैंडलाइन पे फ़ोन करके उनको धमकी दी थी कि तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो, कश्मीर के खिलाफ बोल रहे हो। रवि पुजारी जो था वो इस तरीके का कैरेक्टर था कि कुछ भी ऐसा हो जाए तो उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता था और इन्वॉल्वमेंट दिखा के उसका बेनिफिट लेना चाहता था। करीम मोरानी, अगर मेरा नाम गलत नहीं है, जो शाहरुख के साथ बिजनेस पार्टनर है, उसके घर के बाहर भी इसने गोलीबारी की, फायरिंग कराई थी। फिर मीडिया में न्यूज़ दिया था कि मैं रवि पुजारी बोलता हूँ, रवि पुजारी ऑस्ट्रेलिया से। यही उसका तरीका था स्टार्टिंग में बोलने का, और मीडिया में ये कह रहा है। तो जो आम लोग हैं उनमें डर तो बैठेगा। जब डर बैठेगा तो इसको पैसे की इनकम होगी। तो इसका मोड ऑफ ऑपरेंडी यही था कि 4 जगह फायरिंग करा दो, बाकी 5 जगह से पैसे उठा लो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बालू डोकरे जब मुंबई में था, किस तरह के क्राइम्स कर रहा था? वो बेसिकली एक तरीके से इनका शूटर की तरह ही भर्ती हुई। फिर बाद में बहुत सारे आपको लोग चाहिए, विश्वास के काबिल लोग चाहिए, जिनकी पदोन्नति होती चली जाती है। तो शुरुआत में इसी तरीके से हुआ कि मॉन्गर था, उसे टीआरपी चाहिए। वो दिखाना चाहता था कि मैं भी दाऊद इब्राहिम जितना बड़ा हूँ। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि दाऊद इब्राहिम पे जितने लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, या दाऊद इब्राहिम पे जितनी स्टोरीज इंटरनेट पे लिखी जा रही हैं, या यूट्यूब पे एक वॉइस ओवर के माध्यम से स्टोरीज की जा रही हैं, वो सिर्फ टीआरपी के लिए की जा रही है। समाज सेवा भी कर रहा है, दिखाने को सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो समाज सेवा का जो पैसा आ रहा है वो इंडिया से एक्सटॉर्शन से आ रहा है। डरा के धमका के आ रहा है। तो आज छोटा राजन एज पावरफुल एज दाऊद होता, शायद अरेस्ट भी ना होता। अरेस्ट देखिए, फिर वो 2000 के बाद छोटा राजन के अंदर एक डर भी आया। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज तक हमने कई सारे क्राइम एपिसोड्स किए हैं, पर आज का ये जो क्राइम एपिसोड है ये बहुत ज़्यादा अलग है। यूजुअली जब कोई क्राइम की बात करता है, स्पेशली इंडिया में जो क्राइम्स हुए हैं इन द पास्ट, तो सभी लोग दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं। पर ये क्राइम की दुनिया दाऊद इब्राहिम से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऑफ कोर्स दाऊद इब्राहिम इस दहशतगर्दी का एक दानव ज़रूर बना, पर उससे भी बड़े कई सारे और दानव थे, और इन दानवों को इतना बड़ा बनाने के पीछे कई सारे और लोग थे, छोटे मोटे क्रिमिनल्स, जो कि आगे जाके इन्हीं कंपनीज़ को बहुत बड़ा बना चुके थे। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन या कई सारे और अलग बड़े डॉन्स को हेल्प की उन्हें एक बड़ा दानव बनाने में। इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं बालू डोकरे, रवि पुजारी जैसे गैंगस्टर्स के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। इस कॉन्वर्सेशन में मैं बात कर रहा हूं अंबर शर्मा जी से, जो कि अपना 5वां अपीयरेंस कर रहे हैं इस पॉडकास्ट पे। अंबर शर्मा जी के बारे में मुझे शायद अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल लव हिम सो मच एंड ही इज़ सो वेल नोन। अंबर शर्मा एक सीनियर जर्नलिस्ट है और इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। उन्होंने कई सारी ऐसी खबरों को बाहर लाया है जो कि आज तक क्राइम की दुनिया में कोई नहीं ला पाया। इस कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको क्राइम की दुनिया के कुछ ऐसे पहलू पता चलेंगे जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता था। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, इस पॉडकास्ट को हम जल्द से जल्द शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। नमस्ते अंबर शर्मा जी, आप वापस से शो पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। कई सारे पॉडकास्ट आपके साथ में किए, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जो शायद पहले लोगों को ओपनली नहीं पता था। कुछ फैक्ट्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी, कहानियाँ कहना तो गलत होगा, बट ट्रू इवेंट्स थे जिनके बारे में आपने बताया, जो पब्लिक के नज़रों से दूर थे, या शायद किसी ने जानबूझ के उसे दूर रखा गया। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपने बताया, और आज के इस पॉडकास्ट पे भी आप ऐसी एक चीज़ बताने वाले हो मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में, जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, या कुछ ऐसे चेहरों के बारे में बताने वाले हो जिनके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, बट दे हैव प्लेड देयर सिग्निफिकेंट रोल, अगर वो स्टेटमेंट करेक्ट है कहना, तो मुंबई अंडरवर्ल्ड में। सो फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जयेश, मेरे को फिर से इनवाइट करने के लिए। और जैसा आपने कहा कि बहुत लोग जो हैं इन चेहरों की बात नहीं करते हैं, मेरी हमेशा एक बात रही है कि जब भी मुंबई क्राइम के ऊपर या मुंबई माफिया के ऊपर बात की जाती है तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इंसान छोटा राजन या दाऊद इब्राहिम तक। और दाऊद इब्राहिम पे भी बहुत ज़्यादा एपिसोड्स बन चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि
सिर्फ आपने किए हैं, मेरा कहने का अर्थ वो नहीं है, जी, जी, लेकिन जी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं जो कि शायद वो तथ्यों से परे हों या फिर वो किस्से कहानियों तक सीमित हों। और अगर हम छोटा राजन की बात करें तो छोटा राजन पे भी उतनी स्टोरीज नहीं हुई हैं जितनी डिटेल्ड में होनी चाहिए। चाहे वो छोटा राजन के फेक पासपोर्ट्स की बात हो, या छोटा राजन के ड्रग्स की बिजनेस की बात हो, या फिर छोटा राजन के फेक करेंसी की बात हो, या फिर उसके साथ में जो लोग रहे उनकी बात हो। तो मेरा फोकस जो रहा वो छोटा राजन और दाऊद के जो सिपा सलार रहे, जो उनके साथ काम किए, उनके ऊपर फोकस किए। पूरा नेटवर्क चलता कैसे है, जी। सिर्फ किस्से कहानियों तक नहीं रहा। तो जो मेरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हमेशा डीप में रही, और उनके सिपा सलार जो कि ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। कंपनी में एक सीईओ है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हम बात करें तो उसमें भी जो कंपनीज हैं, जो सी कंपनी यानी राजन कंपनी है, उसमें छोटा राजन सबसे टॉप पे है। उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए काम करते हैं, और ये पूरा एक नेटवर्क है। तो मेरी फोकस है कि मुंबई माफिया में सिर्फ और सिर्फ दाऊद इब्राहिम की बात ना हो। दाऊद इब्राहिम मेरा मेरा मानना है कि टीआरपी के लिए बहुत अच्छा हुँ। होगा, लेकिन फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि 93 के बाद से कोई फैक्ट आज तक किसी ने प्रस्तुत ही नहीं किया है दाऊद इब्राहिम के ऊपर। तो आज जो हम बात करेंगे वो छोटा राजन के ग्रुप के जो काफ़ी नोन फेसेस रहे, जी। जो उसके साथ जुड़े, और वो फिर मीडिया में कुछ हाईलाइट रहे, कुछ इंडिया अरेस्ट होके आए, कुछ को डिपोर्ट कराया गया, तो हम उन पे बात करेंगे। राइट। तो सबसे पहले छोटा राजन गैंग से ही एक गैंगस्टर थे जिनके बारे में बात करते हैं, बालू डोकरे। हम्म। तो इनका मर्डर आई थिंक रशीद रशीद मलाबारी ने। मालाबारी ने किया था, मलेशिया में किया था। बालू को समझने के लिए बालू से पहले हम रवि पुजारी पे चलना पसंद करेंगे, ओके। क्योंकि बालू की एंट्री रवि के बाद हुई है, रवि की एंट्री पहले हुई है। हमने रवि पुजारी के बारे में जो फर्स्ट एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया था उसमें बात की थी, बट दैट वाज फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे तो था। रवि पुजारी से इस एपिसोड की शुरुआत करते रवि हैं। पुजारी से, क्योंकि फिर इसके बाद सिलेवार तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जी। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं रवि का नाम इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि रवि पुजारी इस समय अरेस्ट होके आ भी चुका है। 2021 में शायद उसको सेनेगल से अरेस्ट करके लाया गया, तो मैं करेक्ट हूँ शायद सेनेगल, राइट। डेट का, क्योंकि मैं बहुत सारी डेट्स आजकल इतना सारा इस हार्ड डिस्क में भरा हुआ है कि मैं कई बार डेट्स पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, ईयर पे कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो सेनेगल से जो लेके आए थे वो बैंगलोर पुलिस के आईजी या डीआईजी रहे, पांडे जी, अरुण कुमार शायद? अरुण कुमार पांडे जी, वो लेके आए थे, और बहुत सारे लोग थे जो उस टीम के लिए वर्क कर रहे थे। तो रवि पुजारी में एक छोटा राजन ग्रुप में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन मैं एक समय तक मानता हूँ। उसके बाद वो जब 2000 में अलग हुआ, मतलब कि किस वजह से अलग हुआ वो पहले वाले एपिसोड में लोगों को पता है जी। कि जो बैंकॉक में अटैक हुआ था उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट था, धोखा दिया था धोखा देने का, विश्वासघात का। तो उसके बाद से वो अलग हुआ, ये और गुरु साटम अलग हुए, और गुरु साटम और ये अलग होके कुछ समय कंबोडिया में रहे। कंबोडिया के बाद ये ट्रैवल करते हुए जो है अफ्रीका में पहुंच जाते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ में, खासकर इंडोनेशिया। एक काफ़ी दिन ये इंडोनेशिया में भी रहा। लेकिन रवि पुजारी की एक आदत रही कि वो जब भी किसी को फ़ोन करता था तो ये बोलता था, इस स्टाइल में बोलता था कि मैं रवि पुजारी बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया से, रवि पुजारी ऑस्ट्रेलिया से। तो वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया शब्द का इस्तेमाल किया करता था रवि पुजारी। वो इसलिए करता था कि अगर कोई उसका फ़ोन सुन रहा हो या टैप कर रहा हो तो वो बार बार वजन देता था, मैं ऑस्ट्रेलिया में से बोल रहा हूँ, तो लोग उसको ऑस्ट्रेलिया में ढूंढे, जबकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कहीं और होता था। तो एजेंसीज़ को भी ये बात मालूम होती थी। दूसरी तरफ पहले तो लैंडलाइन फ़ोन्स थे, फिर इंटरनेट का ज़माना आया, इंटरनेट पे आईपी फ़ोन्स आने लगे, जो आईपी के माध्यम से जो इंटरनेट कॉलिंग होती है। तो उसमें क्या है कि वो जो है आईपी आप हाइड कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप आईपी जंप भी करा लेते हैं, या फिर डब्बा कॉलिंग कर लेते हैं, जो कि डब्बा कॉलिंग मैंने आपको बताया था। तो उसमें एक लोकेशन छुप जाती है। तो ये हमेशा, जब भी इसने मुझे भी कई बार फ़ोन किया, और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर्स को फ़ोन किया, एक टीआरपी के पॉइंट से, ये कुछ भी बहुत कुछ ऐसा होता था कि तो ये अपने आप को फ़ोन करके ये कहता था कि मैंने ये कराया है, कि कहीं गोलीबारी हुई हो, कोई मरा हो, तो कहता था कि ये दाऊद के ग्रुप का है इसलिए हमने मारा है, ये देशद्रोही है इसलिए हम मार रहे हैं। तो छोटा राजन के अरेस्ट होने के बाद रवि पुजारी ने अपने आप को भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की एज अ देशभक्त, एक पेट्रियाटिक डॉन के लिए। इसके लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ, मतलब 10 साल पहले या 8 साल पहले रवि पुजारी ने एक संजय निरुपम, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनके घर पे लैंडलाइन पे फ़ोन करके उनको धमकी दी थी
कि तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो, कश्मीर के खिलाफ बोल रहे हो, या 26/11 अटैक्स के बारे में नहीं स्टेटमेंट्स तो नहीं, उसके लिए स्टेटमेंट्स उसके स्टेटमेंट मीडिया में आते रहे, मुझे भी कई बार फ़ोन किया उसने, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स अपने चैनल पे अपलोड भी की थी। और वो हमेशा ये कहा कि जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, जो दाऊद इब्राहिम के साथ काम कर रहा है, उसके लिए मैं टारगेट दे रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता था कि आपसी गैंग वॉर में भी लोग मारे जाते हैं, जैसा मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था। और उसमें जो 2 लोग मारे गए, उसमें उसमें से किसी एक को ये दाऊद इब्राहिम या देशद्रोही करके कहता था कि ये मेरे मेरे लड़कों ने काम किया है। तो इससे क्या है कि पब्लिक में डर भी बैठता था कि ये किसी को मार रहा है, किसी को मरवा रहा है। तो रवि पुजारी जो था वो इस तरीके का कैरेक्टर था कि कुछ भी ऐसा हो जाए तो उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता था, और इन्वॉल्वमेंट दिखा के उसका बेनिफिट लेना चाहता था। तो थोड़ा-सा इसके कार्यप्रणाली पे भी समझते हैं, और तो जी। शुरुआत में ये किस तरीके का इंसान था, वहाँ जाते हैं। कर्नाटका के में बॉर्न हुआ, बॉम्बे आया। बॉम्बे में ये जो है शुरुआत में चाय की टपरी पे इसने काम धंधा शुरू किया, जो पब्लिक डोमेन में इजीली मिल जाएगा। और इसने जो पहला क्राइम किया वो बाला जाल्टे करके एक व्यक्ति था, जिसकी इसने हत्या की। उस हत्या के बाद इसकी नज़र जो है इस पे नज़र पड़ी छोटा राजन गैंग की, खासकर रोहित वर्मा की। मैंने आपको रोहित वर्मा की स्टोरी में बताया था कि ये रोहित वर्मा का भाई बन के रिश्ता लेके जाता है मतलब कि रोहित वर्मा के होने वाली धर्मपत्नी के घर पे। तो 94 के आसपास गैंग वॉर चालू हो चुकी थी बिटवीन छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम, और उसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे गैंग के मारे जा रहे थे। तो लोगों की भर्ती भी बहुत शुरू होनी थी। तो जो कंपनी में लेके आने वाला भी जो व्यक्ति था वो था रोहित वर्मा। इसको बाला जाल्टे के बाद जो मर्डर हुआ उसमें जो इन्वॉल्वमेंट था वो रवि पुजारी का था। तो ये वहाँ पे जाके इसने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके ये रोहित वर्मा के अंडर में काम करना इसने शुरू किया। वहीं से उसने काम भी सीखा। साथ ही जिस टपरी पे ये रहता था वहाँ पे ही एक लड़की रहती थी, उसका नाम था पद्मा। पद्मा जो बाद में शादी के बाद पद्मा पुजारी हुई। तो ये पद्मा जो है वहाँ अक्सर जो है ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए जाती थी। तो इन दोनों में आपस में कोई बात हुई, एक प्रेम की शुरुआत हुई, एक प्रेम का बीज बोया गया। और जबकि ये साउथ का कर्नाटका का है, तो एक ये साउथ इंडियन, और वो जो थी लड़की जो पंजाबी फैमिली जो कि नॉर्थ इंडिया से थी, तो बहुत सारा कल्चर डिफरेंस भी था। लेकिन रह दोनों मुंबई में रहे थे। तो इनका जब आपस में प्रेम होता है, तो प्रेम होने की वजह से इन्होंने सोचा शादी की जाए, जिसके लिए दोनों की फैमिलीज जो हैं अगेंस्ट में थी। मैं खैर रवि की कोई फैमिली इस तरफ खास थी नहीं, वो अकेला ही था। लेकिन जो पद्मा की थी उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट में थी कि तुम्हें प्रेम विवाह नहीं करना है। तो प्रेम विवाह इन्होंने जो है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पद्मा के घर में और भी लड़कियां थीं, इसकी बहनें और उसका भाई भी था। उसमें से एक बहन ने, पद्मा की एक बहन ने एक इंटर रिलीजियस विवाह भी किया था, एक दूसरी धर्म के व्यक्ति से विवाह किया था। तो जो शायद इसकी बड़ी बहन थी पद्मा की। तो पद्मा को भी लगा कि जब कोई मेरी इंटर रिलीजियस विवाह हो सकता है मेरी बहन का, तो मेरा इंटर कास्ट भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर उस समय एक ऐसा माहौल शुरू हो चुका था अर्ली 90s में कि भाई वाला, और 80s में से ज़्यादा 90s में ये भाई वाला कल्चर ज़्यादा है। 88 89 के बाद से जो भाई कल्चर शुरू हुआ है, उससे पहले कोई खास भाई कल्चर नहीं था। कि ये अगर आप पुराने पत्रकारों से पूछे तो वो इस पे और अच्छे से बता सकते हैं कि जहाँ तक मेरा स्मरण है, जहाँ तक मेरी मेमोरी में है, जहाँ तक मैंने देखा है अपने चाइल्डहुड में, तो इतना बड़ा भाई कल्चर नहीं था। लेकिन 90s में एक भाई कल्चर जो शुरू हुआ, उसका भी इफेक्ट जो है पद्मा पे पड़ा कि जो रवि है वो भले ही चाय की टपरी पे काम कर रहा हो या एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हो, और फिर उसके बाद उसने इसको ज्वाइन किया छोटा राजन को, तो जो वो एक भाई कल्चर था, जो एक रिस्पेक्ट भाई लोगों को दी जा रही थी, वो उससे भी बड़ी प्रभावित थी। तो वहाँ पे पद्मा और रवि पुजारी का विवाह हुआ। इन्होंने घर से भाग के शादी की। पद्मा ने अपने परिवार के अगेंस्ट जाके घर से भाग के शादी की, और अंधेरी में ही एक जगह पे इन्होंने किराए पे फ्लैट लेके, किराए पे मकान लेके, खोली लेके, जो भी इंसान की भाषा होती है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि वो खोली कह लो, घर कह लो, फ्लैट कह लो, वहाँ पे रह के इन्होंने अपना परिवार बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और पद्मा के एक बेटी पैदा होती है, और यहाँ पे रोहित वर्मा जो है 95 में नेपाल पहुँच जाता है। तो उसके बाद रवि पुजारी भी नेपाल पहुँच जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ये इसकी एक लव स्टोरी का एंगल था कि शुरू से ही एक
एक इंटरेस्टिंग करेक्टर है मुंबई अंडरवर्ल्ड में, कि इसकी लव लाइफ भी है, इसकी भाई लाइफ भी है, इसका बोल बच्चन भी है। बोल बच्चन से आप समझ सकते हैं कि बड़ी बातें कहना, कि हमेशा फ़ोन करके लोगों को धमकाना, उनसे बड़ी बड़ी बातें करना। तो ये एक डिफरेंट करेक्टर का एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर जब ये बैंकॉक में अटैक होता है, उसके बाद अलग होता है, और अलग होने के बाद ये जो अपना सबसे पहला बेस बनाता है, वो इंडोनेशिया बनाता है कंबोडिया के बाद, और वहाँ से ये अफ्रीका चला जाता है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कुछ समय साउथ अफ्रीका था, लेकिन ये वेस्ट अफ्रीका के पे चला जाता है। ओके। वेस्ट अफ्रीका जाने के लिए ये श्रीलंकन पासपोर्ट इस्तेमाल करता है। श्रीलंकन पासपोर्ट के पीछे रीज़न भी सिंपल सा था कि ईज़ी टू मैनेज, और जो सीलियोन पासपोर्ट होते थे, एक श्रीलंकन से पहले एक सीलोन पासपोर्ट होता था जो शायद 2000 तक वैलिड भी रहा था। तो उस पासपोर्ट पे ये वेस्ट अफ्रीका के कुछ देश में रहा, और श्रीलंका का पासपोर्ट लेने के पीछे कारण भी ये था कि जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उस पे जो है श्रीलंका की एम्बेसी नहीं है। तो जब एम्बेसी नहीं है तो इतना रीचेक होता नहीं है, वो सीधे एंट्री हो जाती है। और श्रीलंका का जो पासपोर्ट बनवाया था वो शायद राकेश नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, जो बैंगलोर का ही है, जो वहाँ के एक और लोग हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो अलग से पॉडकास्ट करेंगे। और उस व्यक्ति की जो उस डॉन है, उसकी डेथ भी हो चुकी है 2 साल पहले, जो बैंगलोर का डॉन रहा। तो उसकी हेल्प से एक पासपोर्ट बनवाया गया जो श्रीलंका का था। उस श्रीलंकन के पासपोर्ट पे ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, और वहाँ पे बुकीना फासो आइवरी कोस्ट में इसकी एक गर्लफ्रेंड वहाँ अफ्रीकन रही। उसको उसने घर भी लेके दिया, बिज़नेस भी सेटअप करके दिया, और इसने अपना वहाँ पे रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, बुटीक का बिज़नेस, कुछ कहते हैं बुटीक का इस्टेब्लिश किया। वहीं इसकी वाइफ जो इसके साथ नेपाल में थी कुछ समय, क्योंकि नेपाल में इसकी रवि की एक बेटी का जन्म हुआ, नेपाली, और एक का इंडिया में हुआ था। तो इन्हें भी जो है वहाँ जाने की ज़रूरत थी कि अपने पद्मा को अपने हस्बैंड के पास। तो इन्होंने जो है साउथ के एक डॉन है जिनका डेथ हो गई, वो जो अपने आप को डॉन कहते हैं, जिनका नाम है मुथप्पा राय, और उसके हेल्प से एक पासपोर्ट बनवाया गया पद्मा का और पद्मा के बच्चों का, और वहाँ से ये बैंकॉक पहुँचती है। बैंकॉक से ये अफ्रीका के कंट्री ट्रैवल करती है, वहाँ पे ये रवि पुजारी के साथ रहने लगती है। तो उसके बाद से पद्मा पुजारी कभी दिखी नहीं थी, और आज तक नहीं दिखी। तो नमस्ते इंडिया करके रवि पुजारी ने रेस्टोरेंट्स अपने ओपन किए अफ्रीका में, और एक्सटॉर्शन का बिज़नेस और बहुत सारी बिज़नेस में ये आर्म्स डीलिंग से लेके बहुत सारी और भी चीज़ों में ये छोटे मोटे जो और इंटरनल कनेक्शन होते हैं उसमें ये इन्वॉल्व रहा। फिर इसने श्रीलंका के पासपोर्ट के बेस पे बुकीना फासो की आईडी ली। वो सब आइडियाज़ आपको उपलब्ध करा दूंगा जी। और उसके बेस पे इसने वहाँ का एक पासपोर्ट भी हासिल किया। पासपोर्ट हासिल करके सिटीज़नशिप के बाद ही मिलता है, और पासपोर्ट पे इसने अमेरिका का वीज़ा भी लगवाया। तो ये अमेरिका भी बहुत जाता था। अमेरिका में ये इसलिए जाता था कि अमेरिका, एक तो जो मैंने बताया कि अमेरिका का वीज़ा और कनाडा का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा हो तो आप दुनिया की किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं ईजिली। तो अमेरिका का वीज़ा भी इसको मिला। और अब आप सोचिए कि ओरिजिनल पासपोर्ट इसके पास बुकीना फासो का सेनेगल का, बुकीना फासो की आईडी पे इसने सेनेगल का पासपोर्ट हासिल किया। तो इसने एक सिलेवार तरीके से समझते हैं कि जब ये यहाँ से भागा तो इंडियन पासपोर्ट पे ही था, फिर वहाँ से इंडोनेशिया गया। वो इंडोनेशिया में जब इसका ये इंडियन पासपोर्ट एक तरीके से ख़त्म होने को था, जो दूसरे पासपोर्ट्स थे, तो इसने श्रीलंका का पासपोर्ट लिया। वहाँ से वेस्ट अफ्रीका के देश में पहुँचा। वहाँ से जो है इसने बुकीना फासो की एक आईडी हासिल की एम्प्लॉयमेंट की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये क्या इन्वॉल्वमेंट है इसका, क्या तरीके का बिज़नेस कर रहा है। और उसके अलावा फिर वो बुकीना फासो की आईडी लेने के बाद इसने सेनेगल की सिटीज़नशिप लेते हुए एक पासपोर्ट हासिल किया से, और उस पर फिर उसने ट्रैवल करना शुरू किया। तो सोचिए कि इसने अपने आप को वहाँ से भागने के बाद, एक तो पैसा भी मिल चुका था जो इसने विश्वासघात किया उसके तहत, और उसके बाद इसको जो है बचते बचाते दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचता है, और फिर इसके पीछे पुलिस पड़नी शुरू होती है, ढूंढना शुरू होते हैं। दूसरी तरफ ये अपने आप को बहुत सोशल वर्कर अपने आप को दिखाता था दूसरे कंट्रीज़ में, सेनेगल में, और बहुत सारे क्रिकेट मैचेस में, खासकर क्रिकेट मैचेस में ये जो है अपने आप को मतलब
वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट जाता था और स्पॉन्सर करता था। तो बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स ये करता था। खासकर एक वीडियो था जो मेरे पास शायद पहले उपलब्ध था या कहीं मेरे पास अभी भी हार्ड डिस्क में होगा, जो मैंने पब्लिश नहीं किया था, वो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए रखा था। उसमें जो इसका सेनेगल का या बुकीना फासो का या माली का, इन कोई कंट्रीज़ में से एक इसका एक रेस्टोरेंट था। उसमें से नमस्ते इंडिया नाम से उसमें जो है ये गरबा नाइट करा रहा था। अच्छा। जैसे अभी हाँ। नवरात्रि चल रही है तो गरबा गरबा नाइट्स होती है, तो वहाँ पे एक नवरात्रि का गरबा नाइट्स हुआ था। तो उसमें जो विदेश के जो गेस्ट थे, सेनेगल जो उस कंट्री में रह रहे थे, विदेशी जो इंडियन फूड आके खाना चाहते थे, और वो वहाँ के जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो कद्दावर लोग थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उनको इनवाइट किया। तो वहाँ पे वो गरबा नाइट हुई और उसमें ये गरबा अपनी वाइफ के साथ गरबा भी खेला है। तो अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन दिखाते हुए, एक अच्छा सेवक दिखाते हुए वहाँ पे सारे इवेंट्स कर रहा था। समाज सेवा भी कर रहा है, दिखाने को सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो समाज सेवा का जो पैसा आ रहा है वो इंडिया से एक्सटॉर्शन से आ रहा है, ओके। डरा के धमका के आ रहा है। तो एक तरफ तो वो समाज सेवी है सेनेगल में और वेस्ट अफ्रीका के कंट्रीज में, लेकिन असलियत में वो पैसा जो इन कमा रहा है वो डरा के कमा रहा है। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में, जब भी कोई ऐसा कांड होता था कि चाहे वो दो लोग आपसी रंजिश में मरे हों, आपसी विवाद में मरे हों, ये हमेशा उनको देशद्रोही या फिर दाऊद इब्राहिम के गैंग से जोड़ के उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करता था। वहीं दूसरी ओर करीम मोरानी, अगर मेरा नाम गलत नहीं है, जो शाहरुख के साथ बिजनेस पार्टनर है, उसके घर के बाहर भी इसने गोलीबारी की, अच्छा। फायरिंग कराई थी। फिर मीडिया में न्यूज़ दिया था कि मैं रवि पुजारी बोलता हूँ, रवि पुजारी ऑस्ट्रेलिया से। यही उसका तरीका था स्टार्टिंग में बोलने का, और आज भी जब तक पकड़ा नहीं गया था तो सीधे बोलता था, मैं रवि पुजारी बोलता हूँ, रवि पुजारी ऑस्ट्रेलिया से मैं। ठीक है, तो फिर वो करीम मोरानी के घर के बाहर फायरिंग की। तो अब किसी के घर के बाहर फायरिंग हो रही है और मीडिया में ये कह रहा है, तो जो आम लोग हैं उनमें डर तो बैठेगा। जब डर बैठेगा तो इसको पैसे की इनकम होगी। तो इसका मोड ऑफ ऑपरेंडी यही था कि 4 जगह फायरिंग करा दो, बाकी 5 जगह से पैसे उठा लो। इसलिए इसने एक राजस्थान में किसी एक व्यक्ति को फ़ोन किया, मैं नाम भूल गया, उन्होंने उसको कहा कि तुम 5 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे को उठा लूँगा, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तो सामने वाला कह रहा है कि भाई हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन हुई है। वो कॉल रिकॉर्डिंग फिर मीडिया में भी प्रस्तुत की गई थी, चलाई गई थी, पब्लिक डोमेन में आप लोग सुन सकते हैं। तो इस तरीके से सबको हड़काता था। और फिर एक बार किसी सिलसिले में इसने, एक लड़की है जो एनजीओ चलाती है, मुंबई की है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुस्लिम लड़की है, उसको भी फ़ोन करके कहता है कि तुम, मतलब कुछ हुआ था, उसने कुछ शायद डी कंपनी या राजन कंपनी के खिलाफ कुछ बोला था, तो उस पर इसलिए बोला था कि मैं वो मुझे नाम याद नहीं है। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, वो सुनेंगे आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि ये अपने आप को कैसे प्रस्तुत करता था, किस तरीके से अपने आप को सामने वाले को दिखाता था कि ये कौन है। तो रवि पुजारी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, अपना इस्टेब्लिशमेंट करता गया। फिर अंत में जब इसको अच्छे से ट्रैक किया गया, तो जब ट्रैक किया गया वो साथ में, हाँ, ट्रैक से पहले मैं आपको बताऊं, वो जो क्रिकेट मैचेस के फोटोग्राफ्स हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा जी। वो ऑलरेडी, उसमें से 1-2 फोटोज़ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, क्योंकि मैंने वो स्टोरी की थी तो हाँ। मैंने भी पब्लिश किए थे, और लोगों ने भी उसको कॉपी में मेरे से लेके पब्लिश किए थे, तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहली बार रवि पुजारी के बारे में सुन रहे होंगे, वो फ़ोटो देख के उनको समझ में आएगा कि अरेस्ट हुआ था तो कैसा था, अरेस्ट से पहले किस तरीके के सामाजिक कार्य वो कर रहा था। तो आप ये, मैं इसलिए कहता हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसके पीछे का सीधा सा कारण है कि इसने जो विश्वासघात किया, इसने रवि पुजारी ने रोहित वर्मा बन के एक्सटॉर्शन किया, बोल बच्चन किया, उसकी वजह से रोहित वर्मा कई बार फंसा। फिर इसने उसी अपने दोस्त को जिसके लिए रिश्ता मांगने गया उसके लिए विश्वासघात किया। फिर जब वेस्ट अफ्रीका में रहा तो वहाँ पे इसने एक लड़की के साथ अपना संबंध बनाया, उसको गर्लफ्रेंड बनाया, और उसको एक जो है घर भी खरीद के वहाँ पे दिया, एक बिज़नेस भी इस्टेब्लिश करके दिया, और साथ में अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ये रहा। बच्चे भी जो हैं विदेश में पढ़े, वो बुकीना फासो या सेनेगल में नहीं, वो यूरोप में किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, और आज बच्चे बड़े हो चुके हैं, सब अपनी जगह सेटल्ड हैं। मुझे मालूम है कि उसके बच्चे और पद्मा जो है ये वीडियो 100% देखेगी, ये मुझे पता है। तो बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उनके नाम को भी उजागर नहीं कर रहा हूँ, उनकी आइडेंटिटी को उजागर नहीं कर रहा हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि आज की तारीख में बच्चे कहाँ हैं और वो क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या पढ़ाई कर चुके हैं।
तो इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि वो एपिसोड देखेंगे ज़रूर। वहीं तो जब बाद में इसको पकड़ के लाया गया, तो आप सोचिए समाज सेवा तो ये सेनेगल में कर रहा था। श्रीलंका के पासपोर्ट पे इसने बुकीना फासो की आईडी लेके सेनेगल के ओरिजिनल पासपोर्ट पे आया। और जो पैसा यहाँ से डरा के कमा रहा था, जो बोल बचन करके ये कर रहा था, कि और लोगों को बताता था कि मैंने उसके घर गोली चलवाई है, मैंने उसके घर के गोली चलवाई है, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें गोली से मतलब मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। इसने एक फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है, शायद वो है, शायद पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिसमें उसने ये बात बोली थी रवि पुजारी ने कि मैंने तुम्हें शाहरुख खान पता है ना कितना बड़ा आदमी है, मैंने उसके पार्टनर के घर पे गोली चलाई है। तुम जानते हो ना शाहरुख खान कितना बड़ा आदमी है, मैं उसके घर पे गोली चलवा सकता हूँ, तो तुम्हारे घर पे भी चलवा सकता हूँ, तुम्हें भी मार सकता हूँ। ये बात उसने एक्सटॉर्शन करने के लिए जिससे को कहा था, उस पे भी इसने ये इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की थी। फिर दो लोग इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो साउथ के हैं, क्योंकि ये मुंबई के बाद साउथ में भी इसने बहुत पैर जमाने शुरू किए थे, और वो पैर इसने जमाए थे खासकर बैंगलोर के बीच में, और इसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंक भी मचाना शुरू किया था। किस तरह का आतंक? मतलब एक्सटॉर्शन, गोली चलवाना, मर्डर करवाना। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको कुछ और नाम भी बताना चाहता हूँ जो इसके साथ एसोसिएट रहे, जो इसके साथ वर्क करते थे, तो इसका मोड ऑफ ऑपरेंडी आपको और अच्छे से समझेगा। तो एक्सटॉर्शन करने के लिए फ़ोन नंबर्स तो चाहिए होते हैं, राइट? तो ये फ़ोन नंबर इसको निकाल के कौन देता था? एक व्यक्ति है जिसका नाम था पांडु पाई। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो है साउथ में भी अपने खासकर बैंगलोर और इस तरफ वाला जो एरिया था उसमें अपने पैर पर सहार रहा था, तो वहाँ पे भी नाक में दम किया। क्योंकि जब भी आप आम जनता को परेशान करोगे तो पुलिस भी उसको पसंद नहीं करती है। गैंग वॉर एक अलग चीज़ है, क्राइम में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी परमिशन सरकार नहीं देती है, वो स्मगलिंग हो गया, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसकी परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन आप क्राइम करते हैं तो उसको पुलिस पकड़ती है। लेकिन जब आप आम आदमी को परेशान करना शुरू करते हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन हो गया, धमकी हो गई, आम आदमी को परेशान करके उसको मर्डर करके डरा के एक आम आदमी का मर्डर किया, 4 से आपने एक्सटॉर्शन लिया, तो पुलिस भी उसको पसंद नहीं करती है। इस वजह से पुलिस भी इसके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। तो मैं बात कर रहा हूँ पांडु पाई की। पांडु पाई का जो काम था वो रवि पुजारी को नंबर निकाल के देने का था। अच्छा, सिर्फ नंबर निकाल के देने का। वो रवि पुजारी को नंबर देता था कि रवि पुजारी ने उस पांडु पाई को बोला कि मुझे एक नंबर चाहिए, मतलब इस आदमी का नंबर चाहिए, चाहे वो लैंडलाइन नंबर हो और मोबाइल नंबर हो, कोई भी है। उसका काम जो था वो पांडु पाई करता था। पांडु पाई आज मतलब अरेस्टेड है क्या? पांडु पाई के 2009 में मर्डर किया गया विजय शेट्टी के द्वारा। ओके। विजय शेट्टी, क्योंकि विजय शेट्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को स्टैब्लिश काफ़ी कर चुका था साउथ में, तो वो एक गैंग वॉर के बीच का एक हिस्सा हो रहा था। तो और बहुत सारे और रीज़न थे, क्योंकि एक बाउंटी भी थी रवि पुजारी पे, और विजय शेट्टी रवि पुजारी के पीछे उसे पकड़ने के लिए भी लगा हुआ था। तो बहुत सारे इंटरनल स्टोरीज हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक और नाम है जो पैसा हवाला का इकट्ठा होता है उसको, मतलब सॉरी, जो पैसा एक्सटॉर्शन से इकट्ठा होता है वो रवि पुजारी तक पहुंचाना भी ज़रूरी होता है, राइट। वो पहुंचाओगे कैसे? उसके लिए एक लड़का था जिसका नाम था प्रशांत पुच्चू। प्रशांत पुच्चू को जो है उसका काम सिंपल होता था, पैसा इकट्ठा होता था, उसको टुकड़ों में कर करके हवाला के जरिए दुबई भिजवाया जाता था, दुबई और कंट्रीज़ में भिजवाया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, तो वो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं पहुंचा गया, 25 लाख या 30 लाख करके 3-4 उसके खंड बनाए गए। कोई एक दुबई भेजा, एक कहीं और भेजा, वहाँ से वो रवि पुजारी के पास पहुँचता था, और ये काम करता था प्रशांत पुच्चू। पर ये जब पैसा सिर्फ रवि पुजारी नहीं, ये जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं, इनके पास में जब भी एक्सटॉर्शन मनी पहुंचती थी या इनके जो भी काले कारनामे हैं उससे जो भी पैसा आता था वो इनके पास पहुंचता था, तो इसे ये लोग स्टोर कहाँ करते थे? मतलब कैश में ही आ रहा था सब कुछ? देखिए, एक्सटॉर्शन का पैसा तो कैश में आएगा, तो इसको बैंक अकाउंट ट्रांसफर तो नहीं होगा ना, क्योंकि आप बैंक में जाके तो आप डाल नहीं सकते सीधे सीधे। ये देखिए, एक्सटॉर्शन का पैसा है, आज आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप मुझे डर के कोई कैश दे रहे हैं, तो आप कैश दे रहे हैं उसको, आप बैंक, वो तो एक वो मनी है जो आप उसको कहीं ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन फिर ये जो गैंगस्टर्स होते हैं ये उसे कहाँ स्टोर करते हैं? ये देखिए, जब हवाला से इनके पास पैसा पहुंचा, ये इनके पास वो पैसा पहुंचा उस कंट्री में जहाँ चाहिए, वहाँ पे इनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। अब रेस्टोरेंट है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका 80% बिजनेस आज की तारीख में भी
मैं अगर सेफ साइड कह रहा हूँ, हो सका है तो 90% भी हो सकता है, कैश का बिजनेस है। कितने लोग आज भी जो है पेटीएम या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में क्रेडिट कार्ड ही है, अपनी तरह यूपीआई पेमेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है वहाँ पूरा बिजनेस कैश का है, 100% बिजनेस कैश का है। तो वो रेस्टोरेंट में तो आपका रेस्टोरेंट में गेस्ट आया नहीं है, लेकिन आपने धड़ल्ले से बिल तो काट रहे हो। करेक्ट, हाँ। उस कंट्री को टैक्स तो मिल रहा है तो कि वो ब्लैक का मनी वहाँ वो वाइट ब्लैक हो का गया। वाइट हो गया। यही चीज़ सलून में है। सलून में अगर आप नाई के यहाँ बैठे हैं, नाई आपको कोई कैश की रिसीट तो नहीं दे रहा है। हाँ, कुछ ब्रांड्स बन गए हैं, उनके पास एक कस्टमर आया, उसने 500 का बाल कटवाया या 1000 के बाल कटवाए, फेशियल कराया। क्योंकि मैं तो दाढ़ी मूंछ बनवाता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कितने पैसे लगते हैं, लेकिन मैंने एक 500 रुपये एग्जाम्पल के लिए कहा। अब वो गैस चला गया, लेकिन आपने उसके नाम पे एक 15,000 रुपये का बिल काट दिया, सरकार को आपने टैक्स दे दिया, और आपके पास जो 14,000 रुपये जो ब्लैक के थे वो वाइट हो गए। राइट। तो इनके जो बिजनेस इंटरेस्ट जो मेनली रहे वो ऐसे बिजनेस इंटरेस्ट रहे जिसमें आप ब्लैक का वाइट कर सकते हैं। जैसे बैंकॉक में मैंने बताया, छोटा राजन और रोहित वर्मा ने मिलकर एक ज्वेलरी शॉप डाली थी। अब ज्वेलरी शॉप में आप कमाई कितनी करोगे? ब्लैक का वाइट तो उसमें भी कर रहे थे, और उसमें एक किस्सा ये है कि ये लोग सस्ती ज्वेलरी दुबई से मंगवाते थे, बैंकॉक। मतलब उसमें 80% जो ज्वेलरी होती थी 100% में से, उसमें से 20% लोकल बैंकॉक में खरीदी गई ज्वेलरी होती थी, और बाकी 80% स्मगल करके मंगाई जाती थी। तो क्राइम में ये फ्रंट को भी यूज़ करते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए उसमें ही इलीगल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके जो रेस्टोरेंट्स वगैरह रहे उसमें इसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, घर में इन्वेस्ट किया, इसके कई सारे फ्लैट रहे। तो प्रशांत पुच्चू जो था इसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट करेक्टर था। और उसके बाद एक और व्यक्ति का नाम है सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी, वो पिक्चरों वाला सुनील शेट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हीरो, जो हिंदी फिल्म का एक्टर है, एक सुनील शेट्टी है जो दुबई में रहता था। और उसका काम इतना होता था कि जो पैसा आ रहा होता था वो पैसा जो है दुबई से रवि पुजारी के पास पहुंचाया जाता था। 2011 के बाद आसपास जो है सुनील शेट्टी को पकड़ के भी मुंबई लाया गया। अब वो केसेस से अलग है, अब क्या है वो है, अभी बॉम्बे में ही रह रहा है, लेकिन क्या कर रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन वो क्राइम से काफ़ी कुछ हट चुका है। तो सुनील शेट्टी का काम ये होता था, सुनील शेट्टी का काम ये होता, वो भी साउथ का ही था। जहाँ शेट्टी आ गया, पुजारी आ गए, ये सब साउथ के हो गए, ये टुलू स्पीकिंग लैंग्वेज वाले हो गए। तो शेट्टी जो था, सुनील शेट्टी जो था, वो इसके लिए दुबई में बैठ के सारे काम करता था। और उसका दूसरा काम होता था सिम लेना, लोकल सिम दुबई की। वो सिम के नंबर्स और ये सिम को कोरियर करा करता था वहाँ पे जहाँ पे किसी को ज़रूरत होती थी, जो इनके ग्रुप के नंबर होते थे, या वो नंबर को इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन करने के लिए, या जिससे वो ट्रैक नहीं हो। दुबई के वो टूरिस्ट सिम नकली तरीके से निकाल लिए, या आसपास के दूसरे कंट्रीज से इन्होंने सिम मंगवा लिए, फिलीपींस से मंगवा लिया, थाईलैंड से मंगवा लिया, वो दुबई पहुँच गया। दुबई से इन्होंने वो नंबर दे के वहाँ पर एक्टिवेट करके वो नंबर दिया, तो आदमी तो वो दुबई से वो नंबर जा रहा है, लेकिन वो नंबर दिख रहा है फिलीपींस का, फिलीपींस में वो एक्टिव नहीं है, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप कर रहे हैं। तो जो रवि पुजारी का था ये मोड ऑफ ऑपरेंडी था। राइट। सुनील शेट्टी को 2011 में पकड़ के लाया गया। वहीं रवि पुजारी के साथ एक और शुरू में, बाद में मुंबई माफिया का एक बंदा गया जिसका नाम है सुरेश पुजारी। सुरेश पुजारी को भी अरेस्ट करके कुछ दिन पहले लेके आया गया, और उसका नाम कोई पाई से उसका नाम का पासपोर्ट था, जो मैं जिसकी कॉपी भी मैंने अपने एक वीडियो में दी भी थी। और जब वो फिलीपींस में अरेस्ट हुआ वीज़ा एक्सपायर होने के बाद या पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद, तो वो वीडियो का कॉपी भी मेरे पास थी जो मैंने पब्लिश की थी। मैं ही पहला व्यक्ति था जो सुरेश पुजारी के ऊपर इतनी डिटेल्ड एपिसोड किए थे। फिर उसके को पकड़ा कैसे गया, उसके पासपोर्ट्स की कॉपी और उसका सब कुछ। क्योंकि जब मेरे को अच्छे से याद आ रहा है कि 2010-11 के आसपास ये वहाँ से भाग जाता है सुरेश पुजारी फिलीपींस, बहुत सारे रीजन से। दुबई में ही रह रहा था और दुबई से ही चला था। तो उसके बाद ये सुरेश पुजारी भी रवि पुजारी से अलग हो गया, तो ये एक साथ ही काम किया करते थे, और खासकर साउथ में। तो प्रशांत पुच्चू जो है फंड्स को इधर से उधर करता था, सुनील शेट्टी दुबई में बैठ के इसको जो है फंड्स इधर से उधर ले जाना, मतलब दुबई से आगे भेजना। प्लस जो लड़के आते थे, जो लड़कों को पैसा दिया जाना होता था, वो सुनील शेट्टी के माध्यम से
दिया जाता था। जैसे कोई कहीं गोली चली है तो उसके लिए 2 लाख रुपए हैं, तो Right. सुनील शेट्टी जो है उसको भेजा करता था। तो ये काम सुनील शेट्टी का था, प्रशांत पुच्चू का पैसा इकट्ठा होके वो पहुंचाने का था इंडिया से। और एक और नाम था, मैंने पाई बताया था, उसका जो था काम था नंबर निकालने का। तो ये पूरा एक सिलेवार तरीके से बना हुआ है इसका Syndicate था सिंडिकेट था, जो इसने रवि पुजारी ने रोहित वर्मा और छोटा राजन के साथ रह के सीखा। लेकिन इसकी जो बोल बचन की आदत थी कि ये करता कोई और था, या पुलिस एनकाउंटर में ही कोई मर गया बदमाश तो उसका क्रेडिट ये लेता था कि मैंने उसको मरवाया है, वो उसको पाकिस्तान से सपोर्ट था, या फिर वो देशद्रोही है। ये सब चीज़ें करता था, मंत्रियों को फ़ोन करके धमकी देता था। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको वो बताया, संजय निरुपम को दिया, जब उसने किसी कश्मीर पे बोला या कुछ बोला। फिर इसने जो है एक और जो शायद व्यक्ति हैं जो कश्मीर से ही था, जो दिल्ली में था उस समय, वहाँ पे इसने गोली चलवाई थी दिल्ली की एक रैली में। फिर पुलिस सबको फ़ोन करके जो है इसने फ़ोन किए उस पर्टिकुलर नंबर से, और सारे रिपोर्टर्स को किया, मुझे भी फ़ोन किया। फिर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने को मेरा नंबर भी दिखा उसमें, तो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुझसे संपर्क किया कि बोले यार आपके पास क्यों आया। मैंने कहा मुझे तो इसने फ़ोन किया रवि पुजारी ने कि ये खबर देने के लिए, मैंने पब्लिश नहीं की उस न्यूज़ को। क्यों तो पब्लिश नहीं किया था आपने? वो देखिए, वो एक टीआरपी मॉन्गर था, उसे टीआरपी चाहिए। लोग वो दिखाना चाहता था कि मैं भी दाऊद इब्राहिम जितना बड़ा हूँ। इसलिए मैंने आपसे इसलिए पहले भी कहा कि दाऊद इब्राहिम पे जितने लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, या दाऊद इब्राहिम पे जितनी स्टोरीज़ इंटरनेट पे लिखी जा रही हैं, या यूट्यूब पे एक वॉइस ओवर के माध्यम से स्टोरीज़ की जा रही हैं, वो सिर्फ टीआरपी के लिए की जा रही हैं, एक हिट्स के लिए की जा रही हैं कि उसकी फ़ोटो लगा दी तो तुरंत एक भीड़ आनी शुरू होती है। तो उसको भी टीआरपी चाहिए थी, वो भी टीआरपी का भूखा था। उसे भी चाहिए था कि मीडिया 24 घंटे मेरे बारे में बात करे। तो इसलिए वो कुछ भी कहानी बना के, या किसी का भी को भी देशद्रोही से को बना के या दाऊद के साथ जोड़ के, वो हमेशा इस तरीके की हरकत करता था और मिसलीड करता था जर्नलिस्ट को। जो लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करते थे, जो लोग सिंपल ऑफिस में बैठे, उनका काम है कि भाई कोई न्यूज़ मिली उसको आगे प्रेजेंटर को दिया, फिर प्रेजेंटर उसको कैसे प्रस्तुत कर रहा है विदाउट चेकिंग द फैक्ट्स। आजकल तो न्यूज़ इसी तरीके से बहुत सारी चैनल्स चल रहे हैं, तो बहुत सारी फेक न्यूज़ चल जाती हैं कि कोई एक आदमी मर गया तो सभी चला देते हैं, ट्विटर से लेके सब पे। और ये जो मर गया होता है उसके बारे में उसको कोई फ़ोन करके नहीं पूछता कि भाई, या उसके परिवार वाले को कोई नहीं पूछता है कि भाई ये जीवित है या मर गया, सीधे चला देते हैं। न्यूज़ वाले भी चला देते हैं कि अभी अभी हमारे संवाददाता ने बताया फला आदमी मर गया। और फिर चलिए हम उस संवाददाता से बात करते हैं, 15 मिनट उसमें लगा देते हैं। वो 15 मिनट उस पे लगाने से अच्छा है कि आप उस व्यक्ति के बारे में जानें, उसके परिवार से संपर्क करें कि पता करें कि वो जीवित है या नहीं है। फिर बाद में जब उस व्यक्ति को पता चलता है, वो ट्वीट कर रहा होता है कि भाई मैं जीवित हूँ, ये न्यूज़ क्यों चला रहे हो। कई बार ऐसा होता है। तो जो फैक्ट चेक है वो बंद हो गया है जर्नलिज्म में, या फिल्म्स में, या डॉक्यूमेंट्रीज़ में। वो फैक्ट चेक बंद हो गया है। बस एक टीआरपी के पॉइंट से हर चीज़ बनाई जाती है, जो गलत है। तो ये जो मैंने नाम बताए शायद आपने पहली बार सुने होंगे, बहुत सारे लोग पहली बार सुनेंगे। लेकिन फिर बहुत सारे बिजनेस ये करता रहा। जो आपने कहा कि ये ब्लैक का वाइट कैसे करते थे, वो मैंने आपको बताया। तो इसको अरेस्ट करके लाया गया। आज की तारीख में ये इंडिया में ही है, जेल में है और अपनी सज़ा काट रहा है। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। कुछ केसेस में ये बरी भी हो जाएगा, कुछ केसेस में इसको सज़ा भी मिलेगी। जो तरीके होते हैं, कुछ केसेस पुराने हैं लेकिन कुछ केसेस नए हैं। तो ये हमेशा गोली चलवाता रहता था, टीआरपी का भूखा था, सबको फ़ोन करता था। और ये एक हिस्सा है रवि पुजारी का। इससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। रवि पुजारी का सबसे पहला क्राइम कौन सा था? बाला जाल्टे। बाकी तो ये छोटे मोटे करता था। जो सबसे बड़ा क्राइम उसने किया था वो बाला जाल्टे वाला मर्डर किया था। किसी डी कंपनी के किसी आदमी को कोर्ट के बाहर मरवाया था। यार बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो मुझे भी नहीं पता होंगे, छोटे होंगे बड़े होंगे, लेकिन पहला पता है जो एक मेन था। उससे पहले इसने और भी चीज़ें छोटी मोटी की, कि किसी को धमकाया, किसी को मारा, किसी को पीटा, जो जनरली होता है एक क्राइम की दुनिया में। तो वो किया। तो अब डी कंपनी को किस में मरवाया नहीं मराया, वो अपनी मौत मरा। तो ये फिर वही बात आ गई कि ये अपना जो है कहना कि ये काम मैंने किया, तो उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। जब तो इसकी कहानी में फिर मतलब आपने कहा था, जब बालू डोकरे की हम बात कर रहे थे कि पहले रवि पुजारी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बालू डोकरे आया। तो रवि पुजारी के बारे में तो एनीवे हमने फर्स्ट एपिसोड में भी बहुत बात की थी, और किस तरह से उसने रोहित वर्मा को, छोटा राजन को धोखा दिया था,
वो भी उसके बारे में ही वो पूरा एपिसोड था, तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो वो चेक कर सकते हैं। बट बालू डोकरे की एंट्री कहाँ होती है? बालू डोकरे की भी एंट्रीज अर्ली 90s में हो गई थी और उसी समय हुई थी। और बालू डोकरे भी जो है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि एक नाम था बब्या, अरुण महाजन, रवि पुजारी, शायद बालू डोकरे भी था, ये लोग जो हैं रोहित की वर्मा की शादी में भी थे। हम्म। और फिर उसके बाद जब दिलशाद मिर्ज़ा बेग का भी मर्डर हुआ था तो फरीद तानाशाह, मैंने अपने पहले इससे पिछले एपिसोड में भी हाँ। बताया था आपको, फरीद तानाशाह के साथ बालू डोकरे भी था वहाँ पे। ओके। तो बालू डोकरे जो था मेन जो है रोहित वर्मा के टाइम पे ही काफ़ी कुछ था, लेकिन उसने जेल भी काटी। जेल में जब वो रहा बालू डोकरे, जब एक यंग में था तो वो काफ़ी समय तक जेल में रहा, और जेल में से निकलने के बाद वो नेपाल भी गया और जगह भी गया। ये कराची भी गया था? कराची का एक किस्सा आता है जो लोग दाऊद को खत्म करने गए थे, शायद लकड़वाला ने बताया था। एजाज लकड़ा वाला ने बताया हाँ। होगा, लेकिन एक कॉल रिकॉर्डिंग मेरे से डिलीट हो गई। वो डिलीट हो गई है इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूँगा। उसमें बहुत कुछ रवि पुजारी ने बोला था, और रवि क्या पुजारी बोला ने था? मुझसे ये बोला था कि उस कांड में तो मैं भी गया था, लेकिन हम सब डर के वापस आ गए थे, बहुत डर गए थे, ये रवि पुजारी ने बोला। वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास से डिलीट हो गई क्योंकि मैं बैकअप नहीं रखा था, और वो वाली गलती से वो हार्ड डिस्क ही करप्ट हो गई, उसमें से डाटा नहीं रिकवर हो पाया। तो जब पहली बार मुझे 2016 में रवि पुजारी ने पहली बार फ़ोन किया था, तब ये बात उसने बोली थी। पहली बार रवि पुजारी ने मुझे फ़ोन किया वो 2016 में किया था। मुझे अच्छे से वो साल भी याद है, और वो अक्टूबर में किया था, अक्टूबर 2016 में। हम्म। और उस समय उसने ये बात बोली थी कि बात हो रही थी तो उसने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो ये कराची वाला किस्सा आता है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं क्या पता। किस्सा है जिनको नहीं पता उनके वो लिए बता किस्सा ये दीजिए। है कि दाऊद इब्राहिम वो न्यूज़ चैनल पे बहुत चल रहा है, चला है, तो उस पर बोलना इतना उचित नहीं है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई गया था। ये बात सच है कि नेपाली पासपोर्ट्स उनको मिले थे, लेकिन नेपाल ही नहीं छोड़ के कोई गया। पाकिस्तान जाने तो दूर की बात है, नेपाल से ही नहीं निकले हैं ये लोग। ओके। लेकिन ये किससे आ गए कि हम वहाँ गए थे, कोई ये थोड़ी कहेगा कि नहीं गए थे। मैं तो ये तक कह रहा हूँ कि जिस पासपोर्ट पे वो ट्रैवल कर रहे थे वो नेपाली पासपोर्ट उनको मिले थे पाकिस्तान जाने के लिए, उनको इंडियन पासपोर्ट नहीं दिए गए थे। लेकिन कोई गया ही नहीं, जो जाने की कोशिश की गई वो रोक दिया गया। अब जो लोग थे उसमें से बहुत लोग का देहांत हो गया है, जो फरीश तानाशाह और क्या नाम है बालू डोकरे, ये सब का तो देहांत हो गया, तो इसको वेरीफाई करने वाला तो कोई नहीं रहा। एजाज लकड़ा वाला ने ये बात कही थी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलत नाम भूल गया था। वो नाम है जिसने इंटरव्यू दिया था, यूसुफ बचकाना। एजाज लकड़ा वाला का तो अरेस्ट होके आया है, नेपाल से अरेस्ट किया गया उसको, एजाज लकड़ा वाला को, लेकिन यूसुफ बचकाना का इंटरव्यू था। तो यूसुफ बचकाना ने एक इंटरव्यू में बोला कि जो मैं भी उसमें गया था, कराची जाना था मिर्ज़ा दिलशाद बेग में, या पता नहीं ज़मीम शाह वाले केस में, या कुछ भी नेपाल में कुछ ऐसे ही जो केसेस थे उसमें वो यूसुफ बचकाना इन्वॉल्व था। और वो कह रहा था कि हमें जो है नेपाल पहुँचे तो हमें जो है सारा सामान, जो है सामान यानी हथियार मर्डर के लिए इस्तेमाल होने वाले, वो हमें दरिया से मिले थे। तो मैं इससे पहले वो एजाज लकड़ा वाला का नाम ले गया था, तो यहाँ मेरी त्रुटि हुई है, तो सही नाम यूसुफ बचकाना है। अब वो रिपोर्टर जो है उनकी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। अब वो रिपोर्टर को काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था कि नेपाल में कौन सा दरिया कौन सा समुद्र होता है। राइट। तो जब यूसुफ बचकाना दरिया की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। जो लोग उसमें थे वो उनका देहांत हो चुका है, उसको फैक्ट चेक करने वाला कोई है नहीं। छोटा राजन जेल में है, या तो आप छोटा राजन से जाके पूछिए, या जो लोग उसके साथ गए थे, रोहित वर्मा का डेथ हो चुकी है, बालू डोगरे की डेथ हो चुकी है, फरीद तानाशाह की डेथ हो चुकी है, इसको वेरीफाई कौन करेगा? जो एक्चुअल में लोग गए थे वही तो वेरीफाई करेंगे, या बॉस वेरीफाई करेगा। मैं यहाँ तक ये बात कह रहा हूँ जो आज तक कभी किसी पब्लिक डोमेन में नहीं आई, इनको जो है नेपाली पासपोर्ट दिए गए थे वहाँ नेपाल से ट्रैवल करने के लिए। और लोग कहेंगे कि बहुत लोग कमेंट करेंगे कि इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी, एजेंसीज का इसमें लेना देना कुछ था ही नहीं। पासपोर्ट इनको नकली बनवाए गए नेपाल से, वो भी बबलू श्रीवास्तव की हेल्प से बनवाए गए। बबलू श्रीवास्तव ने इनको पासपोर्ट बनवा के दिए थे नेपाल के, अपने किसी सोर्सेज के द्वारा। तो आप ये जिसको यही नहीं पता है कि वो किस पासपोर्ट पर वहाँ ट्रैवल करने वाला था, और ये जो ये कहे कि दरिया से हमें मिले नेपाल में, तो आप समझ सकते हैं कि झूठ है। राइट।
तो ये जो लोग ख़त्म हो चुके हैं उनका क्रेडिट खुद लेने के लिए आधी अधूरी स्टोरी को टीआरपी के लिए कुक करने के लिए अगर मुझे इंटरव्यू दिया होता तो मैं तो यहाँ पे ये चीज़ पकड़ लेता, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट की हुई स्टोरीज़ है, मैं टाइम देता हूँ। मैं छोटा राजन की स्टोरीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैंकॉक से लेके कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया सब जगह गया हूँ। अगर आप मुझसे किसी के बारे में क्वेश्चन करेंगे मैं फैक्ट पे बात करूँगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि जितना एक्सटेंसिवली मैंने ट्रैवल किया है इन लोगों को ट्रैक करने के लिए या इन लोगों की स्टोरीज़ के लिए, वो शायद आज तक उतना ट्रैवल किसी ने नहीं किया होगा। इधर दूसरी तरफ 2000 में हत्या भी हो चुकी थी रोहित वर्मा की, और बैंकॉक में हमला हुआ था तो इनकी टीम छोटी पड़ रही थी। तो जब रोहित वर्मा की हत्या हुई तो बहुत सारा दामोदार कुछ लोगों पे आया। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट 2 लोग हुए, एक संतोष शेट्टी और भरत नेपाली। संतोष शेट्टी के साथ उस समय विजय शेट्टी था। विजय शेट्टी जो है उस समय ही जो है डैनी भाई हल्द्वानी वालों के हेल्प से नेपाल क्रॉस करके सिंगापुर पहुंचा था, और वहां पे जब सिंगापुर में पहुंचा तो वहां पे अबू सावंत उस बाद में आया है। बॉम्बे से अबू सावंत वहां पहुंच चुका था, और विजय शेट्टी को बैंकॉक बुलाने वाला जो था वो भरत नेपाली था। तो ये जो नेम्स हैं, ये नेम्स पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन ये इनकी क्या स्टोरीज है, इसकी कोई डिटेल में स्टोरी आज तक किसी ने कवर ही नहीं की है मेरे अलावा अपने चैनल पे। हम क्यों दाऊद तक ही सीमित रहते हैं 93 तक, या 93 के बाद हम क्यों, या 4 क्वेश्चन से क्यों अटक जाते हैं कि दाऊद इब्राहिम को कब लेके आया जाएगा, या हमारी एजेंसी उसको टारगेट नहीं कर सकती हैं। बाकी भी तो लोग हैं। क्या मेरे को कभी कभी लगता है कि दाऊद इज़ ओनली फॉर टीआरपी, ये मुझे कभी कभी फील होता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे दाऊद के से रिलेटेड कभी भी कोई भी लेटेस्ट सबूत मिलेगा तो सबसे पहले पब्लिश करने वाला व्यक्ति भी मैं बनूंगा, बिना किसी डर और बिना किसी घबराहट के। इसका एग्जांपल ये है कि मैंने टाइगर मेमन की 2018 की फ़ोटो पब्लिश की, टाइगर मेमन का 2021 का घर पब्लिश किया, क्योंकि वो लेटेस्ट था कि वो किस जगह रह रहा है टाइगर मेमन, उसका घर। प्लस मैंने एक फ़ोटो और पब्लिश करनी थी टाइगर मेमन की जो मैंने नहीं की, कि उसका एक ऑफिस का बिल्डिंग है जो अब खाली हो चुकी है, वो उसने खुद ही कंस्ट्रक्ट की है, उसमें उसका ऑफिस है। वो बिल्डिंग आज की तारीख में इतनी मतलब कि इतनी रियल इस्टेट में इतनी, जैसे कुछ मॉल्स होते हैं बहुत चल जाते हैं, कुछ कम चलते हैं, तो वो कम चलने वाली बिल्डिंग है उसका। अगर आप कहोगे तो मैं फ़ोटो भी दे दूंगा एक्सक्लूसिव, वो कहीं कहीं पब्लिश नहीं हुई है। तो इन्वेस्टिगेट करना और इन्वेस्टिगेट के साथ उसको तथ्यों के साथ करना एक जर्नलिज्म का हिस्सा है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का हिस्सा है। मैं आप सभी लोग जानते हैं कि मैं वाइल्ड लाइफ वाला हूँ, वाइल्ड लाइफ की बैकग्राउंड से आया हूँ। वाइल्ड लाइफ में भी फैक्ट्स होते हैं, तो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में फैक्ट ही चलते रहे हैं। तो जो विजय शेट्टी, संतोष शेट्टी, बालू डोकरे, भरत नेपाली, अबू सावंत, ये रोहित वर्मा, रवि पुजारी, ये एक टाइम से लेके जब तक ही रहे, ये छोटा राजन 94 के बाद के ये मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हुए हैं जिन पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत छोटे छोटे नए नए गैंगस्टर बने। अभी प्रसाद पुजारी को लेके आया गया है 1 साल पहले। प्रसाद पुजारी कौन है? प्रसाद पुजारी कुमार पिल्लई गैंग का व्यक्ति था, शायद आपने पहली बार ये नाम सुना होगा। हाँ। हाँ, लेकिन जो बॉम्बे माफिया को जानते हैं, यानी कि मुंबई माफिया को, मैं 90s की में तो बॉम्बे बोलते थे, बाद में मुंबई हुआ है। मैं प्रीफर मुंबई कहना पसंद करता हूँ, लेकिन इतिहास की वजह से बॉम्बे शब्द लिया जाता है। तो जो मुंबई माफिया को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि प्रसाद पुजारी कहाँ है। वो आपके यहीं विक्रोली करके एक जगह है, वहाँ का निवासी है। उसने कुमार पिल्लई का वो उसने कहते तो ये है कि थोड़े दिनों तक उसने जो है छोटा राजन गैंग के लिए भी काम किया, लेकिन वो कुमार पिल्लई गैंग का था। और हांगकांग में शुरुआत में हांगकांग में जब कुमार पिल्लई था तो उसके साथ था। फिर ये लोग चाइना शिफ्ट हुए, फिर बाद में कुमार पिल्लई को अलग होने के बाद कुमार पिल्लई के लिए बहुत सारे काम इसने बाहर से रह के काम किए। और प्रसाद पुजारी की जो वाइफ है वो चाइनीज़ नेशनल है। कुछ लोग तो मुझे इंटरनली, जो वहाँ के लोग हैं वो इंटरनली मुझे ये बताते हैं कि जो कुमार पिल्लई के घर में जो लेडी मेड काम करने आती थी उसकी बेटी से उसने शादी की है वहाँ की नेशनलिटी लेने के लिए। तो इसका जो मैं कह रहा हूँ कि एक लव इंटरेस्ट भी, जैसे रवि पुजारी में कहा कि इसका लव इंटरेस्ट चला, इसकी लव लाइफ चली, फिर बोल बचन भी चला, सब कुछ था। तो अंडरवर्ल्ड में भी लव स्टोरीज होती हैं। तो ऐसी एक और लव स्टोरी थी कि जो कुमार पिल्लई के घर में जो मेड आती थी उसकी बेटी के साथ इसने प्रसाद पुजारी ने विवाह किया। और शायद प्रसाद के 2 बेटे या 1 बेटी या 2 या 3 बच्चे हैं।
लेकिन मैं कहता हूँ मुझे फैमिली से कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका क्राइम में लेना देना नहीं है। तो बालू डोगरे पे आप क्या पूछ रहे थे ये बताइए, मैं थोड़ा लीक से हट गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बालू डोकरे जब मुंबई में था, हाँ हाँ, किस तरह के क्राइम्स कर रहा था? वो बेसिकली एक तरीके से इनका शूटर की तरह ही भर्ती हुई। फिर बाद में बहुत सारे आपको लोग चाहिए, विश्वास के काबिल लोग चाहिए, जिनकी पदोन्नति होती चली जाती है। तो शुरुआत में इसी तरीके से हुआ, तभी तो ये नेपाल में दिलशा मिर्जाद बेग या जमी पता नहीं जमी किसी के केस में था, वो गोलियां चला के आया था। तो शुरुआत में तो सबकी भर्ती ऐसी ही होती है। और इसकी डेथ कैसे होती है? इसके डेथ के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में नहीं, मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। उससे पहले समझने के लिए हमें संतोष शेट्टी की थोड़ी सी एक स्टोरी कवर करनी पड़ेगी। ओके, संतोष शेट्टी कौन है फिर ये भी बता दीजिए। संतोष शेट्टी, मैंने आपको इससे पहले एपिसोड में बताया था कि रोहित वर्मा जब बैंकॉक में था तो संतोष शेट्टी भी बैंकॉक पहुंच चुका था, लेकिन अलग रहना था, क्योंकि जितना भी छोटा राजन का इंटरनेशनल वर्क था वो संतोष शेट्टी आपस में मिलकर देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि संतोष शेट्टी ने राजन के अंदर सैलरी बेसिस पे हो। संतोष शेट्टी का अपना एक बिजनेस था। संतोष शेट्टी ड्रग्स के बिजनेस में बहुत माहिर था, दूसरी तरफ कस्टम में उसके बहुत अच्छी संपर्क थे। तो मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि जो पहली अलग होने के बाद सुनील सोन्स ने जब पासपोर्ट बना के दिया था छोटा राजन को ईरान जाने के लिए, और ईरान में भी एक लव इंटरेस्ट हुआ था, वो फिर कभी बताऊंगा किसी दिन। एक एपिसोड हम पॉडकास्ट सिर्फ अंडरवर्ल्ड की लव स्टोरीज पे ही करेंगे कि किसकी कौन सी लव स्टोरी रही, बकायदा उनकी फोटोज के साथ मैं दूंगा या उनके पासपोर्ट कॉपीज के साथ दूंगा। तो संतोष शेट्टी ने ही जो मैं आपको बता रहा था, पिछले पॉडकास्ट में ही बताया था कि संतोष शेट्टी ने ही जब छोटा राजन ईरान चला गया था तो पैसे के लिए पहला कंसाइनमेंट जो ड्रग्स का निकाला था सिर्फ सेफ पैसेज दिलवाने के लिए साउथ अफ्रीका जो भेजा गया था, वो संतोष शेट्टी की हेल्प से भेजा गया था। वो पूरी प्लानिंग जो थी, कैसे कंटेनर निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, कैसे साउथ अफ्रीका पहुंचेगा, वो सारी प्लानिंग संतोष शेट्टी ने की थी। और उसके लिए उस काम के लिए छोटा राजन को 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था 90s में। 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है 90s में। तो ये सारे काम के लिए संतोष शेट्टी, तो संतोष शेट्टी जो है बहुत ही राइट हैंडेड व्यक्ति था। जब बैंकॉक में जब गोली कांड हुआ था और संतोष गोली कांड से आपका मतलब जो छोटा राजन को जो 2000 में गोली हुई थी, रोहित वर्मा की जिसमें डेथ हुई थी, तो जब छोटा राजन को उठा के पुलिस अस्पताल ले जा रही थी तो छोटा राजन ने वहां से नानी को फोन किया, अपनी वाइफ को। नानी ने उसके बाद तुरंत फोन किया है संतोष शेट्टी को। तो संतोष शेट्टी इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब उसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, वो आराम की एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है संतोष शेट्टी का। तो पुरानी फ़ोटोज़ में संतोष शेट्टी की उपलब्ध करा सकता हूँ, वो इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, लेकिन लेटेस्ट फ़ोटो अगर आप मांगने की सोच रहे हो तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अब उसका क्राइम से पुराने क्राइम से वो निपट गए, नए क्राइम जो हैं में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मुझे उसकी जो इस समय कैसा दिखता है तो उसकी फ़ोटो देने के लिए मैं उचित नहीं समझता हूँ। अभी क्या एज होगी उनकी इस वक्त? 50 के आसपास तो होगी। ओके। तो जो वहीं संतोष शेट्टी जब बैंकॉक में इसका अस्पताल में इलाज चला तो संतोष शेट्टी ही और भरत नेपाली ही थे, खासकर संतोष शेट्टी था जिसने, क्योंकि संतोष की वहाँ की आर्मी में बहुत अच्छी स्ट्रांग होल्ड रही और साथ ही कंबोडियन आर्मी से उसकी बहुत अच्छी होल्ड रहा, तो उसको हॉस्पिटल से भगाने वाला, लेके जाने वाला भी व्यक्ति, सेफ पैसे दिलवाने वाला संतोष शेट्टी था। तो संतोष शेट्टी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जैसे रवि पुजारी अपने बोल बचन के लिए है, लेकिन संतोष शेट्टी अपने प्लानिंग के लिए और एक सेफ पैसे दिलवाने के लिए फेमस है। तो ये बालू डोगरे के डेथ में, बालू डोगरे की हत्या के पीछे की पहले की कहानी हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, वही उसी पे आ रहा हूँ। तो संतोष बालू से पहले बहुत सारे कैरेक्टर्स की कहानी है कि अगर शायद ये सब लोग साथ होते तो बालू की हत्या नहीं होती। ओके। आपको उस पॉइंट से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका फोकस हत्या पे, आप हत्या जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा फोकस ये है कि हत्या से पहले क्या क्या घटित हुआ
वो भी जानना एक बहुत ज़रूरी है। हमारा उसका ये मतलब नहीं है, हत्या की कहानी तो मैं आपको सिंपल बता दूँगा जी। कि मालाबारी को भेजा गया, लोकेशन ट्रैक हुई। आप पूछोगे कैसे लोकेशन ट्रैक हुई, तो मैं लोकेशन का बता दूँगा, ऐसे ट्रैक हुई, किस बंगले में था वो मैं बता दूँगा, मर्डर हो गया, कहानी खत्म। लेकिन उससे पहले की चीज़ें कि क्यों कमज़ोर पड़ा बालू डोकरे हत्या के लिए, जो उसकी हत्या की गई। हुँ। ये भी तो कहानी समझनी ज़रूरी होगी, राइट। तभी तो एक एक हम इंटरेस्ट आएगा करेक्ट। ऑडियंस को भी और दुनिया को सच्चाई पता चलेगी। तो जब रोहित वर्मा का देहांत हो गया, संतोष शेट्टी एक तरीके से फिर छोटा राजन के साथ खासकर रहने लगा। जब अस्पताल से निकाला गया कुछ दिनों बाद, क्योंकि वांटेड है, हो सकता था इसको इंडिया डिपोर्ट कर देता बैंकॉक, हुँ। लेकिन ये इंडिया आना नहीं चाहता था, तो उसको बैंकॉक से निकाला गया अस्पताल से। तो वो बहुत सारे रात में लोगों को जो है रात में निकाला गया, तो बहुत नज़रों से बचाता हुआ आराम से गाड़ी में बिठा के, आर्मी की गाड़ी में बिठा के कंबोडिया बॉर्डर लेके आए। आर्मी की गाड़ी में बैठा? आर्मी की गाड़ी में मतलब बैठे। आर्मी मिली हुई थी? मैं पैसे पे तो सब कुछ होता है। आर्मी की गाड़ी आप ले लो। आप दोस्ती यारी में आप मेरे दोस्त हो, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। आपसे मैंने कहा, आप अब तो इतने सारे पॉडकास्ट आप मेरे साथ रिकॉर्ड कर चुके हो, तो आप तो एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़े से 1% वाले दोस्त हैं, और एक हम ह्यूमन नेचर होता है एक दूसरे की हेल्प करना। तो मेरे पे गाड़ी नहीं है, और अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे को आप अपनी गाड़ी दे दो 10 मिनट के लिए, मुझे कहीं जाना है, तो आप मुझे मना नहीं करोगे, दे दोगे। अब मैं हुँ। उसमें क्राइम कर दूँ तो उसमें मेरी इंटेंशन है, आपकी तो गलती नहीं है, हुँ। लेकिन पकड़े आप जाओगे क्योंकि गाड़ी आपके नाम है। करेक्ट। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा किस्से भी होते हैं। तो आर्मी में इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, प्लस बॉर्डर पे कंबोडियन बॉर्डर पे भी इसका बहुत अच्छा होल्ड था। वो होल्ड क्यों था, वो पर्सनल लाइफ का हिस्सा है कि क्यों किसी आर्मी के जनरल के साथ इसके अच्छे संबंध थे, वो पर्सनल किस्सा है। तो मैं पर्सनल लाइफ उसकी टच नहीं करना चाहता, प्रोफेशनल लाइफ जो क्राइम की है उसको टच करना चाहता हूँ। पर्सनल लाइफ से को मैं टच नहीं करना चाहता, तो उस पर ज़्यादा ना पूछें तो उचित होगा कि जी। वो आर्मी की गाड़ी किस तरीके से मिली, क्यों आर्मी वालों से इसकी दोस्ती थी, वो एक इसकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है। वो ऑफ द कैमरा मैं आपको बता सकता हूँ। अब वो गाड़ी इस्तेमाल करके ये कंबोडिया पहुंचते हैं। कंबोडिया से ये बॉर्डर पहुंचने के बाद अंकोर वाट पहुंचते हैं। अंकोर वाट में छोटा राजन जिस घर में रह रहा होता है, उस घर में डकैती भी पड़ जाती है। अच्छा। छोटा राजन निकल के कहीं गया होता है, फिर ये वापस ईरान जाते हैं। ईरान से फिर ये मलेशिया आता है छोटा राजा, मलेशिया से फिर ये सिंगापुर रहता है। तो जो सबसे ज़्यादा बिजनेसेस रहे छोटा राजन के, वो सिंगापुर में है। और आज भी सिंगापुर में अबू सावंत ने एक इंडियन रेस्टोरेंट्स या इंडियन कुछ खोल रखा है। प्लस उसके अलावा बहुत सारे इनके बिजनेसेस हैं जिसके पेपर्स मेरे पास हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड बड़े बड़े रिपोर्टर्स अपने आप को बताते हैं कि हम मुंबई माफिया पे ये करते हैं। उन्होंने तक ने मेरे वीडियो से स्क्रीनशॉट लिए हैं उस पेपर्स के और पब्लिश किए हैं। कमल सिंह ठाकुर नाम के जो पेपर हैं वो सबसे पहले मैंने पब्लिश किए थे। और मैं आज इसको डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैंने जहाँ एक्सक्लूसिव लिखा है उसको उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके उस एक्सक्लूसिव हटा के अपने चैनल पे चलाए हैं। और वो लोग कहते हैं बैठ के कि मुझसे बड़ा कोई रिपोर्टर नहीं है। मैं संजय दत्त तक से लेके मैंने 93 के अबू सलीम से लेके सबको एक्सपोज किया है। वो मेरे वीडियोस को कॉपी उठा रहे हैं और एक्सक्लूसिव बता रहे हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने कहा है कि आप डेट्स देखिए, कि डेट्स में पता चल जाएगा कि किसने पहले पब्लिश किया। डेट्स तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और पता चल जाएगा कि कौन सी स्टोरी क्या है। तो संतोष शेट्टी बहुत खास हुआ फिर रोहित वर्मा के बने, क्योंकि छोटा राजन को कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए था अपने पास बिजनेस संभालने का। भरत नेपाली और संतोष शेट्टी उसके वफादार है। इधर दूसरी तरफ बालू डोकरे, फरीद तानाशाह को बॉम्बे से बुलाया गया खासकर। तो बालू डोकरे फिर उस तरफ रहने लगा क्योंकि वो ऑलरेडी फरारी काटा था। फरीद तानाशाह उस समय बैंकॉक पहुंचा बॉम्बे से स्पेशली नाना के से मिलने के लिए, और काफ़ी चीज़ें बदलाव हुए। जब नाना मलेशिया में था, यानी छोटा राजन जब मलेशिया में था, तो एक और किस्सा होता है कि एक बार जब आपके ऊपर अटैक हो जाता है तो आप बहुत कॉशियस हो जाते हैं, बहुत चौकन्ने हो जाते हैं। तो ये शायद मलेशिया की बात है, और इस बात को ये मुझे किसी ने बताई थी, मुझे किसी रिपोर्टर ने ये बात बताई थी। लेकिन मैंने ये फिर बाद में जो है अंडरवर्ल्ड के जो नाना ग्रुप के जो नाना के साथ उस समय थे उस गाड़ी में, उन लोगों से भी मैंने रीचेक किया, तो उन्होंने कहा ये बात सच है। हुआ ये कि एक रेड लाइट गाड़ी जा रही थी जिसमें नाना और उसके साथ के और लोग थे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ।
इससे पहले लिए हैं वो थे, ये अटैक के बाद की बात है। तो रेड लाइट पे गाड़ी रुकी है और वहाँ से बाई चांस जो है खड़ी गाड़ी पे दूसरी खड़ी गाड़ी या पीछे से कोई गाड़ी आई, उसका टायर बस्ट हो गया। तो छोटा राजन को यानी नाना को ये लगा कि किसी ने गोली चला दी है। वो टायर मतलब कि इतना कॉशियस इंसान चौकन्ना हो जाता है और वो गाड़ी छोड़ के वो गाड़ी में बोलता है अरे सामान निकालो जल्दी, कोई किसी ने गोली चलाई है। तो सब लोग हंसने लगते हैं, बोले नाना यहाँ पे गोली नहीं चली है, किसी का टायर फटा है, आप तो आवाज़ भी तो सुनो। तो इतना घबरा चुका था पहले अटैक के बाद। सोचिए जो आदमी बॉम्बे में कत्लेआम कर रहा है, जब उसके ऊपर अटैक हुआ तो वो कितना चौकन्ना और कितना घबराने वाला हो गया। तो वो टायर की फटने की आवाज़ को भी उसे लगा किसी ने गोली चलाई और कह रहा कि सामान निकालो, किसी गोली मारने वाला आ गया। तो ये भी ऐसे अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो शायद किसी ने अभी तक कहने की हिम्मत नहीं की है, जो शायद मैंने हमेशा शुरुआत से लेकर आज तक कहा है। इसलिए मुझे बहुत सारी थ्रेट कॉल्स भी मिली हैं। बहुत लोग शायद हो सकता है इस कास्ट के बाद मेरे से और नाराज़ हों और मुझे कहने की कोशिश करें। तो बालू पे पहुंचते हैं वापस। तो संतोष शेट्टी जो है इंटरनेशनली वर्क देख रहा था और ख़ासकर फेक डॉलर्स और ड्रग्स की जो मैंड्रिक्स होता है उसका बिजनेस था। और संतोष का अपना एक रेस्टोरेंट जकार्ता में था, इंडियन रेस्टोरेंट या इंडियन होटल उसका था, बाकायदा अच्छा होटल था। तो इन छोटा राजन के साथ पार्टनरशिप में ही डील हुई थी। तो एक फेक डॉलर का कुछ बिजनेस शुरू करना था, जिसके लिए एक चाइनीज़ दाऊद है, ये अलग से पॉडकास्ट करेंगे। चाइनीज़ दाऊद? हाँ, ये नाम है उसका, चाइनीज़ अच्छा। दाऊद। ये अलग से पॉडकास्ट करेंगे इसके। तो वहाँ पे क्या है कि लॉस हो जाता है कुछ बिजनेस में। संतोष शेट्टी और भरत नेपाली और विजय शेट्टी ये सब एक साथ ही थे, उस समय संभाल रहे थे। तो नाना क्या कहता है कि अब जब क्या है पार्टनरशिप होती है तो बहुत चीज़ें 50% के आप पार्टनर हो, 50% के मैं हूँ, और लॉस हो गया, आप मुझसे ताकतवर हो तो आप मुझे दबाओगे कि तेरे चक्कर में लॉस हुआ है, तू इसका लॉस भरेगा। वहीं छोटा राजन ये भूल गया, ये वही आदमी है जिसने 94 में अलग होने के बाद ड्रग्स का कंसाइनमेंट निकलवाया था, जिसमें 1 करोड़ का फ़ायदा करवाया। फिर यही संतोष शेट्टी वही वो आदमी है, जब गोलियां लगी थी तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंच के कुछ जब ये ठीक हो गया तो उसको वहाँ से सेफ पैसेज निकलवाने वाला संतोष शेट्टी था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें संतोष शेट्टी ने छोटा राजन की मदद की। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसको गलतियों को इग्नोर करें, कि अगर आपको लॉस हो गया है तो कहें कि ठीक है अगला बिजनेस में हम और अच्छे से करना, जो लॉस हुआ है वो मुझे पूरा करा देना। लेकिन छोटा राजन ने वो लॉस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए जो संतोष शेट्टी का जो जकार्ता का जो होटल था या रेस्टोरेंट था वो बालू डोकरे के नाम करा दिया, और उसके पेपर्स भी मेरे पास है। तो आप ये सोचिए, एक तरफ तो आप अपने आप को बहुत कंपनी का पूरा बॉस कह रहे हैं, लेकिन आप जो हैं जो आदमी आपके साथ खड़ा रहा बुरे वक्त में, अगर उसकी वजह से आपको कोई लॉस हो गया तो आप उसको एक मौका देंगे, ना कि आप उसके होटल का देंगे, क्योंकि उसने आपको कमा के भी दिया, आपकी जान बचाई। जब बैंकॉक में हमला हुआ तो आपको एक होटल से निकाला, आपको 10 जगह आपको ट्रैवल कराया और सेफ लोकेशंस देनी शुरू की। यहाँ तक कि बैंकॉक के बाद तक ये जब ईरान पहुँचे थे तो ईरान पहुँचने के समय आई थिंक कंबोडिया, ईरान, फिर वापस मलेशिया पहुँचा। तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये बात सच है, मुझे बहुत सारे उस नाना के लोगों ने बोला है जो उस समय वहाँ पे साथ थे, जो ईरान में भी फरीद तानाशाह ईरान तक गया है इनके साथ। तो वो लोगों ने ये तक कहा है कि प्लेन जब कुछ लोग आपस में ट्रैवल कर रहे थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मतलब नाना वॉज इन ईरान, लेकिन ये लोग आना जाना कर रहे थे, तो इनको जो है वहाँ तक ट्रैक कर लिया गया था शकील के द्वारा ईरान में बैंकॉक के हमले के बाद। तो जब इनको पता चला कि ये हो गया तो फिर ये वहाँ से फ्लाई किए मलेशिया के लिए। तो नाना की आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो अपने आप को छुपाने में बीती है और ट्रैक ना होने में बीती है, लेकिन नाना को छुपाने में संतोष, भरत और बहुत सारे लोगों का हाथ रहा। हाँ, हाथ रहा। तो जब उसमें लॉस होता है तो नाना जो है संतोष से उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम करा लेता है। फिर वहीं भांतम आइलैंड में छोटा राजन की मतलब संतोष शेट्टी की एक ड्रग्स की फैक्ट्री थी, उसमें भी लॉस होता है। तो इस चक्कर में वो फैक्ट्री बंद होती है मैन ड्रग्स की भांतम आइलैंड में।
और जब एक बार जो है इंग्लिश पासपोर्ट था छोटा राजन पे, इंग्लैंड का पासपोर्ट था, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो पासपोर्ट की कॉपी भी मेरे पास थी। और उसमें जो है जब इमिग्रेशन चेक हो रहा होता है सिंगापुर में ये लैंड होता है इंग्लिश पासपोर्ट पे, तो छोटा राजन के पासपोर्ट को देख के उन्हें डाउट होता है, क्योंकि जिस हिसाब से छोटा राजन यानी नाना का रंग रूप या डील डॉल थी, तो उससे वो पासपोर्ट को उन्हें लगा कि ये नकली हो सकता है। तो उन्होंने उससे पूछा कि हाउ इज द थिंग एट बिग बैन, कि बिग बैन इंग्लैंड में लंदन में एक बहुत बड़ा टावर है जी। बिग बैन। तो नाना जो है बिग बैन के बारे में ही नहीं बता पाया, तो उन्होंने नाना को वहाँ पे वो कर लिया, कहते हैं डिटेन कर लिया। और संतोष शेट्टी भी साथ में था। तो संतोष शेट्टी ने जो है वहाँ से, अगर डिटेन हो गया तो इसको भेजा जाएगा लंदन, इंग्लिश पासपोर्ट पे पकड़ा गया तो इंग्लैंड भेजा जाएगा। इंग्लैंड से पता चलेगा कि ये तो हमारा नकली पासपोर्ट है, ये जो मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट में ट्रैवल पासपोर्ट्स जी। बताए थे, तो वो ट्रैवल पासपोर्ट है, तो वो पकड़ लिया जाएगा। और फिर इसकी जब पता चलेगा ये कौन है, तो इसको इंडिया भेज दिया जाएगा। तो वो इंडिया वापस ना आए और असलियत में ना पकड़ा जाए, तो संतोष ने वहाँ पे कोई जुगाड़ करके इसको वहाँ से निकाला इमिग्रेशन से। और Okay. सिंगापुर में से बांथम आइलैंड का जो जर्नी है हाई स्पीड बोट से, वो शायद 30 मिनट्स की है। इतना नज़दीक है बांथम आइलैंड। आप मैप्स देखिएगा और अपने श्रोताओं को भी दिखाइएगा कि वो कहाँ पे सिंगापुर है, कहाँ बांटम आइलैंड का पहला वो है। तो एक बार आप हाई सी में हो गए, तो आप इंटरनेशनल वाटर्स में हो गए, तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो संतोष की सिंगापुर में भी बहुत बड़ी पकड़ थी। तो एक जो जिसकी स्पीड बोट इस्तेमाल की गई थी, वो कैप्टन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और उस कैप्टन की स्पीड बोट संतोष ने इस्तेमाल की और नाना को सिंगापुर से निकाल के नकली पासपोर्ट पे पकड़े जाने के बाद इंग्लिश पासपोर्ट पे बांथम आइलैंड लेके आया है। Okay. तो ऐसे आदमी जो बार बार छोटा राजन को बचा रहा है, उसका होटल आपने बिजनेस लॉस में अपने नाम करा के अपने बदले बालू डोकरे के नाम करा दिया, छीन के। क्योंकि बालू डोकरे साथ में था, तो नाना को ये था कि ना बालू डोकरे के नाम होगा तो मैं कुछ समय बाद जो है नानी पे के नाम या बच्चों के नाम अपने करवा दूंगा। छोटा राजन सेल्फिश था बहुत। अब इस पे आगे बात करेंगे, पहले ये खत्म हो जाए, फिर मैं इस पे चीज़ें बताऊंगा कि क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ। तो छोटा राजन ने जब ये किया, तो संतोष को ये लगा कि जब मैं इतना कुछ कर चुका हूँ, तो मुझे अब अलग होना पड़ेगा। क्योंकि मेरा को अगर नुकसान किसी चीज़ में हो रहा है तो दोनों को बराबर हो रहा है। तो ये नहीं है कि कोई दूसरा ज़्यादा ताकतवर है तो वो उसको दबा के अपना नुकसान पूरा कर ले। कहने को पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, लेकिन आदमी ये भूल गया कि मैं बार बार मेरे को बचा भी रहा है। जो किस्सा मैंने बिग बैन वाला बताया, वो हर किसी को मालूम भी नहीं है। और वो इंग्लिश पासपोर्ट पे था, वो कोई इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल नहीं कर रहा था, इंग्लिश पासपोर्ट इंग्लैंड के पासपोर्ट पे था। तभी उससे बिग बैन का क्वेश्चन पूछा गया डाउट होने पे। वहाँ तक से निकाला संतोष शेट्टी ने, और फिर वो होटल जो है बालू डोकरे के नाम हुआ। अब संतोष शेट्टी अलग हुआ, तो संतोष शेट्टी के साथ अलग होने के साथ साथ जो अलग हुआ वो भरत नेपाली था और विजय शेट्टी था। ये तीन लोगों ने अपनी एक गैंग बनाई और काम करना शुरू किया। और इसी गैंग ने जो है फरीद तानाशाह का भी मर्डर किया था। ओके। वो फरीद तानाशाह की मर्डर की स्टोरी फिर कभी किसी और पॉडकास्ट में मुंबई माफिया में करेंगे कि किस तरीके से प्लानिंग हुई, कहाँ से पैसा आया, किसने पैसा दिया, क्यों फरीद तानाशाह को मारा गया, जबकि ये लोग उसके साथ ही पले बड़े। लेकिन दुश्मनी होती है, गैंग वॉर होती है। तो अब भरत नेपाली, विजय शेट्टी और संतोष शेट्टी, ये तीन लोग भी नाना से अलग हो गए। अब कौन रह गया? बालू डोकरे, फरीद तानाशाह, अबू सावंत और एक दो लोग और। अबू सावंत को छोटा राजन ने सिंगापुर में सेटल किया, पहले ही कर चुका था, और वहाँ से जो है सारा हिसाब किताब पैसे का, प्रॉपर्टी का, वो अबू सावंत के नाम आया। अबू सावंत का असली नाम है संतोष महादेव सावंत। ओके। फिर इसमें एक और लड़के का नाम है गुलरेज, जो बॉम्बे का है, जिसका पासपोर्ट मैंने पब्लिश किया था। गुलरेज भी छोटा राजन के लिए हवाला का काम देखा करता था। ये जितने नाम मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत से 1 2 4 नाम तो आप पहली बार सुन रहे होंगे, अब आपके श्रोता भी पहली बार सुनेंगे। जैसे गुलरेज है, अबू सावंत का तो अब नाम मेरे वीडियोस के बाद आना शुरू हो गया था, क्योंकि अबू सावंत का पासपोर्ट भी मैंने दिखाया था कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है। और मज़ेदार बात यह है कि उसको सिंगापुर का भी पासपोर्ट मिल गया अबू सावंत को। अब अबू सावंत इंडिया आ चुका है, उसको जेल में बंद किया हुआ है। क्यों लाया गया, किसके कहने पे आया, वो अलग से एक एपिसोड करेंगे, वो बहुत डिटेल्ड एपिसोड होगा। तो अब इनके पास कितने लोग रह गए गिनती के? अब जब गिनती के रह गए तो दूसरी तरफ गैंग वॉर चल रही है।
जब गैंग वॉर चल रही है तो दूसरी कंपनी जो है इनको ख़त्म करने की कोशिश करेगी कि भाई इनके अब ख़त्म करना है। नाना तो हाथ में नहीं आ रहा, लेकिन साथ में लोग आ रहे हैं। वही नाना की अबू सावंत की सॉरी बालू डेगरे के नाम नाना ने कुछ प्रॉपर्टीज़ कराई जो संतोष से भी ली और भी ली। तो अगर वो मार दिया गया तो वो प्रॉपर्टीज़ पे भी उतना नहीं होगा। तो सिंगापुर में जिस जगह रहता था तो वो एक फ्लैट था मलेशिया में, सॉरी मलेशिया में बालू डोकरे रह रहा था। और इसको जब मलेशिया का पता चला कि बालू डोकरे मलेशिया रह रहा है तो शकील ने एक टीम भेजी, उसमें रशीद मालाबारी भी था। ओके। और इन्होंने उस घर के फ़ोटो खींचे, उस मार्केट के फ़ोटो खींचे कि सुबह जो है ये कितने बजे जाता है, कितने बजे नहीं जाता है। और वहाँ पे नाना की भी एक गलती रही कि ये भी हो गया था कि बालू डोगरे ने वो आदमी तक पहचान लिए थे कि उसको ट्रैक कर रहा है, कोई आदमी उस पर नज़र रखा है। और उस समय उसके पास शायद पैसे नहीं थे या पैसे कम थे निकलने के लिए। नाना को उसने बालू डोगरे ने पैसे मांगे, लेकिन बालू डोगरे को पैसे सही समय पे पहुंचे नहीं या नाना ने मना कर दिया। और फिर उसके बाद कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींची गई राशिद मालावारी के फ़ोटो से जो शकील के फ़ोन पे गई। और वो फ़ोटोज़ भी मैंने पब्लिश की क्योंकि वो फ़ोन जो पकड़ा गया उसमें वो सारी फ़ोटोज़ थी बालू डोगरे की। बालू डोगरे अपने मरने से पहले कैसा दिखता था, क्योंकि जब वो उसने इंडिया छोड़ दिया था मिड 90s में या मिड 90s के बाद, तो उसके बाद उसकी कोई फ़ोटो ही नहीं आई। पहली फ़ोटो अगर पब्लिश की थी वो मैंने की थी, कैसी थी वो सारी फ़ोटोज़ जो हैं मुझे प्राप्त हुई। और वो फ़ोटोज़ जो थी रशीद मालाबार की फ़ोटो कैमरे मोबाइल के में थी। अब इसको निकाला गया, इसमें एक नेपाली कुक का नाम आता है कि वो भी इनसे इन्वॉल्व था, और नेपाली आदमी जिसका बाद में मर्डर नेपाल में हुआ उस आदमी का बदला लेने के लिए। और बालू डोकरे को ट्रैक किया गया। ट्रैक करने के बाद रशीद मालाबारी ने वो सारे फ़ोटो शकील को भेजे। फिर एक दिन सुबह बालू डोगरे ने निकलने का प्रयास किया कि मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलूँगा। वो जो टैक्सी बुलाई गई वो टैक्सी भी ऑलरेडी पहले से सेट टैक्सी वहाँ उसको मिली। उस टैक्सी में जो है को आगे रोका गया, उसमें से रशीद मालावारी और लोग निकले। उन्होंने बालू डोगरे को पकड़ा और उसकी हत्या करी गला काट के मलेशिया में। अच्छा। हाँ, तो बालू की हत्या के पीछे का जो इवेंट है वो इस वजह से है कि ये सब टूटने शुरू हुए। नाना की, मैं कहता हूँ नाना की गलती से सब टूटे। अगर ये लोग संगठित होते तो बालू को शायद बालू को मारना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जब आपकी टीम में, जहाँ आपकी टीम में 100 लोग हैं और आखिरी में आप 8 लोग बचोगे तो कितने लोग उसमें से सर्वाइव करने होंगे। तो जो कंपनी स्ट्रांग रहेगी वो आगे लॉन्ग चलेगी। तो नाना ने अब प्रॉपर्टी संतोष से ली ना, तो आप सोचिए जब प्रॉपर्टी हट गई छीन ली नाना ने, तो संतोष अलग हो गया। संतोष अलग हुआ तो उसके साथ भरत नेपाली अलग हुआ। भरत नेपाली के साथ विजय शेट्टी अलग हुआ। तो कंपनी टूटती चली गई सिर्फ नाना की इस गलती से कि उसने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिए। अब मैं वो सवाल पूछ सकता हूँ, छोटा राजन सेल्फिश थे? देखिए, अगर इस पे भी मैं उत्तर देता हूँ कि इसके 2 उत्तर दूंगा। पहली बात कि जब रोहित वर्मा की हत्या हुई उसके बाद नाना ने उस फैमिली की कोई मदद नहीं की। जो एक दायित्व बनता है कि अगर तुम्हें बचाते हुए कोई आदमी मर रहा है तो उसकी बेटी है, उसका बेटा है, जो भी है जिसके साथ तुम उसके जन्मदिन पे अपने जो फ़ोटो मैंने पब्लिश की है कि बैठ के उसके साथ उसका जन्मदिन मना रहे हो, उन्होंने कोई उसको फिनेंशियल हेल्प नहीं की जबकि बनती थी। बल्कि जो मैंने अपनी किताब में भी मेंशन किया है, लास्ट पेज पे मैं उसको ये सामने ही रखी है, मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ कि एक जगह लिखा है, आफ्टर रोहित वर्मा डेथ the property he had purchased while being part of the gang was taken over by छोटा राजन। यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी रोहित वर्मा ने गैंग में रहते हुए बनाई थी उस प्रॉपर्टी को छोटा राजन ने ये कहते हुए ले लिया कि गैंग के पैसों से है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। जब बालू की हत्या हुई तो बालू की हत्या के समय बालू का बच्चा जो था वो बहुत छोटा था, जैसे कि रोहित का बच्चा बहुत छोटा था, तो उन्हें भी कोई फिनेंशियल हेल्प नहीं की गई। और इसी वजह से छोटा राजन की कंपनियां अंदर अंदर टूटती चली गई कि जब आप कंपनी के लिए वफादार हो लेकिन कंपनी का बॉस आपको हेल्प नहीं कर रहा है ज़रूरत पड़ने पे उसके परिवार को, तो ये गलत इम्प्रेशन जाता है। तो अंत आखिरी में आते आते नाना अकेला पड़ चुका था। सिर्फ एक दो लोग थे उसके पास। सिर्फ आखिरी में कोई जो बचता है जो नाना के साथ रहा वो अबू सावंत रहा, क्योंकि अबू सावंत के पास जो जितनी प्रॉपर्टी आज के टाइम पे नाम है वो कम से कम 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम होगी। सिंगापुर की मॉल्स हैं, फ्लैट्स हैं, होटल्स हैं, 5,000 नहीं तो 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो उसके पास है।
अबू सावंत के पास, वो सारी प्रॉपर्टी जो है अबू सावंत के नाम पे है, तो इसलिए अबू सावंत वहाँ तक रहा, लेकिन अब उसको आया है तो इस अब बुलाया गया है, लाया गया है, वो अलग से एपिसोड करेंगे। मैंने वो क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बालू डोकरे की वाइफ का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, शायद मिड डे में था या हिंदुस्तान टाइम्स में था, किसी एक न्यूज़पेपर में था, जब राशिद मलाबारी को अरेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा था कि जब उनकी डेथ हुई थी, बालू डोकरे की डेथ हुई थी, तब मेरे सिर्फ 2 सवाल थे। पहली चीज़ तो ये कि मर्डर क्यों किया गया, और दूसरी चीज़ ये कि जिस बॉस के लिए इतना सब कुछ किया उसने, उस बॉस ने क्या किया, एग्जैक्टली उसने हेल्प क्यों नहीं की कभी एग्जैक्टली तो यही मैं कह रहा हूँ ना, कंपनी टूटी क्यों। इसके मैंने बहुत सिलेवार सिस्टम बताए हैं कि रोहित वर्मा का एक किस्सा बताया, उसकी फैमिली, संतोष का किस्सा बताया कि भाई संतोष ने तुम्हें 94 से हेल्प कर रहा है, तुम्हें वहाँ पे कंसाइनमेंट निकलवाने का, पासपोर्ट बनवाने का, कहीं उसने हेल्प नहीं की, बल्कि संतोष की बिजनेस जो प्रॉफिट में जो संतोष ने बिजनेस डाले, उस बिजनेस को भी ये कहते हुए कब्जा कर लिया कि तेरी वजह से मुझे बिजनेस में लॉस हुआ। लॉस है, बिजनेस साथ में कर रहे हो, 4 बिजनेस कर रहे हो, उसमें से 1 में लॉस हो रहा है, 3 में फ़ायदा हो रहा है, 2 में लॉस हो रहा है, 2 में फ़ायदा हो रहा है, तो फिर वो फ़ायदे वाली चीज़ आप भूल रहे हो। साथ ही वो आपको जब हमले के बाद सेफ पैसेजेस दिलवाता है, जगह जगह आपको सेफ पैसेजेस लेके जा रहा है, तो आपका दायित्व बनता है ना उसके प्रति कुछ चीज़ों को इग्नोर करने का। डी कंपनी की बात होती है, क्यों डी कंपनी आज भी इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि आज भी जो पुराने लोग मर गए हैं उनके घर में आज भी पेंशन जाती है। ये बात मैं चेक कर चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। और ये बात मुझे छोटा राजन के गैंग के एक आदमी ने भी बताई थी कि दूसरी कंपनी वालों को कि बेटी की शादी थी या बेटे की शादी थी, और वो अनीस के लिए काम करता था, और कई साल बाद उसने अनीस को फ़ोन करके बोला अलग होने के बाद कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ, या बेटे की शादी है, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो वहाँ से पैसा भिजवाया गया हेल्प करने के लिए दुबई से। तो इसलिए वो कंपनी स्ट्रांग रही और ये कंपनी टूटी। अगर छोटा राजन थोड़ा सा लालच, मेरे हिसाब से, मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लालच थोड़ा सा कम करता, तो आज छोटा राजन एज पावरफुल एज दाऊद होता। शायद अरेस्ट भी ना होता। अरेस्ट देखिए, फिर वो 2000 के बाद छोटा राजन के अंदर एक डर भी आया, जो मैंने किस्सा बताया, विश्वास खत्म होना शुरू हुआ, क्योंकि विश्वासघात ऑलरेडी बैंकॉक में हो चुका था। तो इसलिए हो सकता है कि उसने सबके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, और कान का कच्चा हो गया, इसलिए उसके बारे उसको कोई भी कुछ बोलता था उसके बारे में तुरंत वो मान जाता था। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ओपी सिंह। ओपी सिंह का मर्डर जो है गलत फहमी में, नाना को ये लगा कि ये दूसरी कंपनी से यानी डी कंपनी से मिल चुका है, उसने जेल में ओपी सिंह को मरवा दिया, जबकि ओपी सिंह इनका खुद का खास आदमी था, छोटा राजन का। और जबकि ओपी सिंह पूरा वफादार इंसान था छोटा राजन का, लेकिन एक गलत फहमी से, कान का कच्चा होने की वजह से ओपी सिंह को मरवाया। सो बैंकॉक में जो हुआ, शायद छोटा शकील ने एक तरह से खौफ पैदा कर दिया। खौफ पैदा किया या जो भी हुआ, वो छोटा शकील की दिमाग की प्लानिंग थी। ये लोग भी ट्रैक कर सकते थे, ये क्यों नहीं इतने पावरफुल हो पाए? क्योंकि ये यहाँ पे आदमी, देखिए, जब आदमी कोई जान में जोखिम डालता है, अपने बॉस के लिए जान में जोखिम डालता है, तो बॉस की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पूरी तरह से हैंडल करे। इसका एग्जाम्पल ये देता हूँ, मुन्ना जिंगाड़ा को सरेंडर करवाया गया, लोग कहते हैं पकड़े गए, मैं कहता हूँ सरेंडर कराया गया, जान के सरेंडर कराया गया, क्योंकि डी कंपनी के बहुत अच्छे रिलेशंस रहे वहाँ साउथ ईस्ट एशिया में, तो एक आदमी को पकड़वाना ज़रूरी था, तो सरेंडर कराया गया मुन्ना जिंगाड़ा को। कोई इतने सारे शूटर्स में से क्यों मुन्ना जिंगाड़ा ही पकड़ा गया? पकड़े जाते तो सारे पकड़े जाते। किसने हथियार दिए, के थ्रू हथियार आए थे, वो भी मुझे नाम मालूम है, लेकिन वो अलग से पॉडकास्ट करेंगे, उसमें मैं नाम बताऊंगा कि किसके थ्रू वो हथियार आए थे बैंकॉक में, किसने, वो लोकल आदमी था या बिजनेसमैन था जिसने वो दिए थे। उसमें हम बैंकॉक की एक और अलग स्टोरी भी उसमें कवर करेंगे, ललित मोदी वाली। तो ये जो मुन्ना जिंगाड़ा को, और मुन्ना जिंगाड़ा इतने साल तक जेल में रहा, मुन्ना जिंगाड़ा की फैमिली को छोटा शकील ले गया, उसका पूरा खर्चा उठाया, जब तक मुन्ना जिंगाड़ा अभी तक, जब 2 साल तक 3 साल तक जेल से निकला है, अपनी पूरी उम्र कैद काट के, पूरा वकील का खर्चा दिया गया, वहाँ सारा जो चीज़ है वो लीगल प्रोसीडिंग का दी गई, उसकी फैमिली को, जो उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसको पूरा जो एक देना चाहिए, जो वो पूरा दिया गया। तो क्या नाना ये अपने अब लोगों के लिए करता तो नाना का ग्रुप स्ट्रांग नहीं होता? बिल्कुल होता। नाना का ग्रुप टूटा ही इसी वजह से।
अब आप उस नाना को सेल्फिश कह लें या नाना को चौकन्ना कह लें या नाना को ये लगे कि कोई और भी मेरे साथ विश्वासघात कर सकता है, इसलिए नाना जो है इस तरीके की हरकत करे, तो ये बहुत सारे परसेप्शन हो सकते हैं। ओके, छोटा राजन के ऊपर तो हम एक सेपरेट पॉडकास्ट कर ही रहे हैं। इस पॉडकास्ट के लिए एक आखिरी नाम लेते हैं, उसकी स्टोरी जानते हैं। कहा जाता है कि थोड़ा साइको टाइप का इंसान था, फिरोज कोंकणी। फिरोज कोंकणी छोटा राजन से ज़्यादा मुझे जो लगता है, ठीक, फिरोज कोंकणी इस दुनिया में अब है नहीं। हाँ, उसकी हत्या हुई है। फिरोज कोंकणी या कोई और भी था जो शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, या तो ये फिरोज कोंकणी है या कौन है जो डी कंपनी के लिए था, उसको भी बड़ा सनकी कहा जाता था। शायद फिरोज कोंकणी था या नहीं, वो किलिंग सौत्या था, वो सौत्या नाम था उसका। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो फिरोज कोंकणी की भी स्टोरी ऐसी ही रही, लेकिन अब उसकी भी देहांत हो गया, तो उस पर क्या स्टोरी करें। जितनी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने आपको और बाकी लोगों के बारे में दी है इस कभी कोई पॉडकास्ट। ऐसी स्टोरी आपको पता चली हो जहाँ पे मतलब सनक में ही किसी को मार दिया? बहुत सारी स्टोरीज हैं, इंटरनेशनल माफिया से हैं, मुंबई माफिया से कम हैं। तो अगले पॉडकास्ट पे उसको करें। जी जी, ओके। इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करते हैं इसके बाद में, क्योंकि हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट कर रहे हैं छोटा राजन पे, और कुछ डिटेल्स में जाने वाले हैं हम उसके। तो इस पॉडकास्ट का यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि उस पॉडकास्ट में फिर और भी ज़्यादा डिटेल्स हमें पता चलेगी कि छोटा राजन के एक जो आप फैक्ट्री कह रहे थे वो क्या था। क्रिप्टो को लेके भी उसमें कुछ एंगल्स है, ललित मोदी वाला एक एंगल है, चाइनीज़ दाऊद जिसको जानने के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ अब। इन सब चीज़ों की बात करेंगे। इस पॉडकास्ट का यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अंबर जी, एक Thank और you. इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन के लिए। थैंक यू। एंड जिन लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है, इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अंबर जी के यूट्यूब चैनल का नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में भी होगा, जाके सब्सक्राइब करिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स करवाइए, और इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करिए। 30,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे एंड 1 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मोगली प्रोडक्शंस है। अंबर जी। शर्मा को नहीं, अंबर शर्मा नाम से बहुत सारे चैनल्स हैं, तो कंफ्यूज ना हो आपके श्रोता। तो मोगली करेक्ट लिंक प्रोडक्शंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा चैनल का, उसे जाके सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो तीनों ही बुक्स के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके खरीद सकते हैं। हिंदी में अवेलेबल है? हिंदी इंग्लिश दोनों में। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ खरीदिए इन बुक्स को और पढ़िए, एंड फिर अंबर जी को बताइए कि आपको कैसी लगी किताबें, और नेक्स्ट स्टोरीज आपको किसके बारे में जाननी है उसके बारे में भी बताइए। एंड अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट अस नो। थैंक यू सो मच अंबर जी। थैंक यू जयेश।